ओए फोन लग गया। पूछे सर मैं पीयूष बोल रहा हूँ आज तक से। हाँ मैं बोला आपको मिलके बात कर। आप कहाँ पर हैं अभी? फोन काट दिया उन्होंने, वो कह रहे मिलके बात कर। बताया जा रहा है किसी सीक्रेट लोकेशन में। अब वो हरियाणा राजस्थान बॉर्डर की कोई जगह हो सकती है। अच्छा। ये भी जानकारी पता चली है। सुन लीजिए जितेंद्र जो और आईबी कवर ये करते भी पता हैं, चला है कि सब लोग एक ही जगह हैं। इसका इम्पैक्ट आपको रिजल्ट वाले दिन दिखेगा। यूपी के नतीजों बिल्कुल 200% यूपी के नतीजों में। आप लिख के रख लो, साइन करके पेपर में ऐसे बंद करके रख दूंगी, आपकी किताब में खोल लीजिएगा। तो कल ही मैंने एक सांसद को फोन किया, समाजवादी पार्टी के सांसद को। फोन बड़ा करते हो तुम। हाँ। फोन बड़े कर रहे हो आज। फोन पे ही कमाल कर दे रहे हैं। अभी छोरा जो है अभी किसी ने फोन उठा भी लिया था। तो मैंने फोन किया, मैंने बोला कि क्या सीन है सर, फोन आ गया आपको कि मेरा ही आ रहा है और भी कॉल और भी किसी का फोन आ रहा है आपको? तो कह रहे कि देखो पीयूष भाई, सीधी सीधी बात, मुझे बना दे मुख्यमंत्री, मैं आ जाऊंगा आपके साथ। क्योंकि मुझे मराठी समझ आती तो मैं ट्रांसलेट करके फ्लैश भी भेज रही थी। हम फ्लैश भेज रहे हैं, अचानक से देख रहे हैं वहां से संजय राउत जी इतना भावुक हो गए कि गाली देने लग गए। ये टीएमसी वाले हमें क्या बोलेंगे? ये टीएमसी वाले हमको मिलते थे संसद भवन में। अच्छा, ये टीएमसी वाले हमको बोलते थे अरे तुम्हारे भाग गए, अरे तुमने मार्गदर्शन नहीं दिया। मैं पूछता हूँ तुम्हारे कहाँ भाग गए? नेता की जो सोच अब कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जैसी हो गई, जहाँ वो देखेगा अच्छा अप्रेजल मिल रहा है, पावर मिल रही है, तो वेरी फ्रैंक विद यू, वो कॉर्पोरेट मुलाजिम की तरह देख रहा है कंपनी चढ़ रही है, कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी आ रही है, कंपनी में अच्छे इन्वेस्टर हैं, तो अपनी कंपनी को बदल लेगा। तो हमने जल्दी जल्दी फोन करा ट्रैवल डेस्क को कि टिकट बुक कीजिए। बोले नहीं टिकट नहीं मिल रहा, टिकट नहीं मिल रहा। वहाँ राहुल गांधी का भी टिकट वेटिंग में था। हैं? रिपोर्टर्स ऑफ एयर। हम शुरू नहीं करेंगे बोलना, पहले हमारा स्वागत कुछ होगा कि क्यों स्वागत क्यों करना? हम नहीं करेंगे आपका कोई स्वागत। अरे वापसी हुई हमारी विदेशी सरजमी से आप विदेश में विदेशी करेंसी खर्च करके आए, जो मोदी जी ने कहा था 1 साल तक नहीं करना। आप नहीं मानी। बताइए, आप नहीं मानी। ये मेरे जाने का तो जश्न मना रहे थे, लेकिन आने के बाद का और बिल्कुल भी नहीं। आने के बाद हमें कोस रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से गई, आपकी बीट में खबरें भी बहुत हुई। हम बोल के गए थे कि लोग इतनी खबरें, वैसे पीछे से लोग भाग गए। कई पार्टियां इधर से उधर हो नहीं गई। भाग गए कि भगा दिए गए? भाग गए, भाग गए। नहीं, वो कहते हैं ना कि देखिए ये तो चकल्लस चलती रहेगी। रिपोर्टर्स ऑफ एयर में, आज तक रेडियो पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम खुद ही, ये लोग तो स्वागत करेंगे नहीं, आप ही हमारा स्वागत कर लीजिए, क्योंकि हमारी हुई है वापसी 2 हफ्ते बाद। तब तक मोर्चा संभाला था हमारे सारे धुआंधार सहयोगियों ने। और वो कहते हैं ना पीयूष ना करें, मैं ही अपनी तारीफ में अर्ज कर देती हूँ। नहीं मैम, आपका करे। शुक्रिया। तो कहते हैं जोश मलियाबादी साहब ने अनमोल कहा है कि हमने फूलों को छुआ तो वो मुरझा कर कांटे हो गए, और तुमने कांटों पर कदम रखा तो गुलिस्तान बन गया। वाह वाह वाह। तो देखिए, फूल और कांटों का जो रिश्ता है वो चलता रहेगा। एक रिश्ता तृणमूल का और बीजेपी का भी है, पद्म फूल और जोड़ा फूल का। आजकल बहुत लड़ाई चल रही है। और आजकल तो पीयूष और अनमोल और जितेंद्र और ऐश्वर्या हमारे साथ हैं, और आज ये जो रिश्ता है फूल कांटे वाला, इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि यही कई तमाम सियासी दलों के बीच की कहानी भी है। तो बात शिवसेना की भी होगी, शिवसेना में जो टूट हुई है, टीएमसी का जो हाल चल रहा है, और जो चिट्ठियों का काल चल रहा है उस पे बात होगी। और उसके अलावा अब अगली किसकी बारी है, क्या सुई समाजवादी पार्टी की ओर इशारा कर रही है, और जो ओपी राजभर साहब कोशिश कर रहे हैं कि सपा में सिर्फ फुटअव्वल मच जाए, तो उस पर बात होगी। और कहीं ना कहीं जो फूट या ये कहें जो रस्साकशी कांग्रेस के भीतर चल रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, तो उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि नेतृत्व परिवर्तन की भी बात उत्तर प्रदेश में चल रही थी। तो यूपी के चुनाव से लेके राम मंदिर पे जो बवाल मचा है, जो शिलाएं चोरी हो गई, उसको लेके सियासी घमासान, इस पर भी बात हम लोग करेंगे। और तमाम जो देश भर के सियासी मुद्दे हैं उन पर खटाखट चर्चा होगी। आपको हमने इंट्रोड्यूस कर दिया हमारे सारे सहयोगियों से। तो सबसे पहले बारी अभी जो सबसे ज़्यादा आग लगी है, और कहते हैं ना बिना आग के धुआं नहीं होता, तो बात करते हैं शिवसेना यूबीटी की, क्योंकि उनका स्थापना दिवस 60वां पूरा हो गया है। और
रस्साकशी इस बात को लेकर है कि असल शिवसेना कौन है। तो हमारे दाहिना हाथ ऐश्वर्या पालीवाल जो एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी जहाँ पे उन्होंने बोला कि इसको एडिट कर देते हैं, तो बोला गया नहीं, वो खुद ही बताएंगी इसके पीछे की कहानी। क्यों ऐश्वर्या? इसके पीछे की कहानी ये कि कई बार अगर हम लोग भी कोई टेक में गड़बड़ करते हैं तो हम भी रुकवा के बोल देते भाई रीटेक कर लो। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, संजय राउत जी, अरविंद सावंत जी, सब लोग वहाँ मौजूद थे। अच्छा, लास्ट मोमेंट तक कॉन्फिडेंस जो था उन लोगों का, वो टस से मस होने को नहीं तैयार। वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, हमने बात करी है हमारे एमपीज से। मातोश्री में जो मीटिंग हुई उसमें कई सारे मिसिंग थे, तो उन्होंने उसकी भी सफाई दी कि नहीं भाई, आप लोग कह रहे हैं मिसिंग थे, लेकिन वो तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े थे। फिर वो और आगे बढ़े, उन्होंने कहा कि मैं आपको बता रहा हूँ, साईं बाबा की शपथ ली गई है मातोश्री के अंदर। कुछ एमपीज ने एक नहीं 2-2 बार ली, कई लोगों ने आई की शपथ ली। आई महाराष्ट्र के अंदर मदर को बोलते हैं, तो मैं बोला कई लोगों ने अपनी आई की शपथ ली। वो इतने इमोशनल हो गए और वो बात कर रहे थे पहले मराठी में, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी और अपने लोगों को पहले उनसे बातचीत कर रहे थे। तो वो, क्योंकि मुझे मराठी समझ आती तो मैं ट्रांसलेट करके फ्लैश भी भेज रही थी। हम फ्लैश भेज रहे हैं, अचानक से देख रहे हैं वहाँ से संजय राउत जी इतना भावुक हो गए कि गाली देने लग गए। अब वो 2 उन्होंने गाली दी, तो मुझे लगा कि ये अब ये बोलेंगे एडिट करो, मतलब मैंने पूछा कि एडिट नहीं, काटना नहीं। वहाँ जितने लोग थे सब सन कि काटना नहीं मतलब जाए। 2 मिनट के बाद तो खबर फिर वही बन गई कि भाई संजय जी जो लोग जा रहे हैं कथाकथित, उन लोगों के लिए उन्होंने गाली दी। बट वो कॉन्फिडेंट थे। पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग जो जितेंद्र जी आपने अटेंड करी, उससे पहले तक वो कॉन्फिडेंट थे कि हमारे लोग आएंगे। वैसे तुम्हें मराठी कैसे आती है? मैं मुंबई थी ना 6.5 साल। गजब है। देखो, नहीं, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखना है। मराठी मानुस बनना है। हाँ। तो पीयूष बता दो, बेवफाई तुम्हारे साथ बहुत हो गई, रुसवा हो गए तुम बहुत, और क्या क्या बता दिए कि फोन पे ये कहा है, फोन पे वो कहा है। कौन थे वो? थे तो संजय पाटिल, इन्हीं के अपने सांसद यूबीटी के। और हुआ क्या कि हमें जानकारी मिली कि सुबह 8:30 बजे के आसपास एकनाथ शिंदे और बाकी जो रिबल इनके एमपीज हैं उद्धव ठाकरे के, उन सब की मुलाकात जो है वो श्रीकांत शिंदे के घर पे होने वाली है। हम पहुंच गए सुबह 7 बजे के आसपास। अब क्या होता है कि एज अ रिपोर्टर आपके अंदर इंस्टिंक्ट होती है, आप लोगों को फ़ोन करते हो, पता करते हो भाई कहाँ हो। इतने में एक संजय पाटिल करके एक सांसद है, मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा सर, बहुत चर्चित सांसद है वो। तो मैंने कहा सर कहाँ हैं आप? कह रहे मैं मुंबई में हूँ। मैंने सर आपको बुलाया एकनाथ शिंदे जी ने, आप आए नहीं। हमको क्यों बुलाएंगे? वो हमारे नेता उद्धव ठाकरे जी, हम उनके पास जाएंगे। मैंने कहा अच्छा, तो सर आप दिल्ली नहीं आ रहे? दिल्ली क्यों आऊँगा? कल आऊँगा दिल्ली, कल मेरी मीटिंग है, कल आऊँगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है सर, तो ये बताइए कि आप एकनाथ शिंदे जी के साथ हैं, यूपीटी के साथ हैं? तो उन्होंने एक अपशब्द का इस्तेमाल किया, कहा कि फोनो पे रिकॉर्ड है वो। हाँ, और कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, कैसे आप बोल सकते हैं कि मैं एकनाथ शिंदे के साथ हूँ, और मैं उद्धव ठाकरे जी के साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। कल 11 बजे मीटिंग है और मैं वहाँ पहुँचूँगा। 11 बजने में जब 5 मिनट थे, तब से लेके इंतजार अभी तक हो रहा है। संजय पाटिल ना संसद पहुँचे, ना संसद भवन पहुँचे, ना वो संजय राउत जी से मिलने पहुँचे। अब वो नजर आता गायब, उनका फोन ऑफ हो गया। तुम्हारे साथ वो हाल हो गया नहीं पीयूष की, नेताओं पे भरोसा नहीं किया जा सकता। फोनो रिकॉर्ड भी हो गया तो भी नहीं करना चाहिए। रिकॉर्ड पे मैंने पूछा, सर ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं वो एकनाथ शिंदे जी के साथ क्यों मिलूंगा, मैं तो उद्धव ठाकरे का नेता हूँ, उनका सांसद हूँ मैं। नहीं, और आपके साथ ही ये नहीं हुआ। जितेंद्र भाई बताएंगे कि बहुत लगातार वो ट्रेस कर रहे थे बहुत सांसदों को। नहीं, ये संजय दीना पाटिल की जिनकी बात कर रहे हैं, मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस था। एक सांसद बीजेपी के हैं, उनके घर में लंच था, तो उसमें संजय दीना पाटिल आए थे, तो उनसे परिचय कराया गया हमारा कि अरे ये मुंबई के सांसद हैं, इनका ये है वो है, सब बहुत होटल हैं इनके, सारा चीज़। तो हमने नंबर सेव कराया था उनको अपना कि बाइट वाइट लेते रहेंगे पार्लियामेंट में। तो उसी कॉन्फिडेंस के साथ मैंने भी लगाया, इन्होंने लगाया। तो संजय दीना पाटिल क्या बोलते, आज तक के 4 लोगों ने फ़ोन कर दिया अभी तक, बड़ी तेज, तीसरा हम थे। बड़ी तेजी से वो गुस्साते हुए बोले आज तक के 4 लोगों ने फ़ोन कर दिया, और मैंने कह दिया कि मैं कल 11 बजे मीटिंग अटेंड करने के लिए आऊँगा। तो मैंने कहा कि ठीक है सर, लेकिन थोड़ा आराम से आप बोलिए, कोई बात नहीं। कहाँ है मुंबई? कल फिर मैंने, जब ये मीटिंग चल रही थी, तो उस दौरान जब 10:55 हुआ, तो सब लोग आ गए, 3 सांसद तो आ गए। ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि संजय दीना पाटिल आएंगे, क्योंकि आपसे भी बात किया था, हमसे भी बात किया था। मैंने उस दौरान भी फ़ोन लगाया
10:55 पर। तो देख रहा हूं कि उनका फोन स्विच ऑफ है, या तो व्यस्त बता रहा था या फिर स्विच ऑफ है, कंटिन्यू फोन स्विच ऑफ था। तो ये मौसमी संजय की अगर बात जो चल रही ना, संजय जब मैंने यहाँ पर देखा, इन्होंने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब संजय राउत बहुत ही कॉन्फिडेंट थे, उनको लग रहा था कि हमारे सांसदों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन जब पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक थी, जब वो आए अरविंद सावंत, एक ही गाड़ी में दोनों लोग आए, तो मैं उनको देख रहा था कि संविधान सभा जो पुराना संसद है उसमें एंट्री जब कर रहे थे वो, तो जैसे ही हम लोगों ने गेट पर उनसे पूछा कि सर आप कॉन्फिडेंट हैं और भी लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने आए कि जो आएगा, नहीं आएगा तो गद्दार, ठीक है कह के चले गए। तो उसी समय ये महसूस हो गया था कि स्थिति ठीक नहीं है। और जब वहां पहुंचे, उन्होंने पूरी लिस्ट बना करके रखी थी, वो लिस्ट भी बाहर आई थी सारे सांसदों की, 9 के 9 सांसदों की, कि उसमें जो भी आएगा उसके सिग्नेचर होंगे, लेकिन 3 ही लोगों के सिग्नेचर लोकसभा जो सांसद थे उनके हो पाए, बाकी नहीं। तो स्थिति यही थी और वो वहां पार्लियामेंट के अंदर दिखाई पड़ी। तो यानी मल्टीपल राउंड्स ऑफ धोखे मिले हैं उद्धव ठाकरे को भी, आपको भी, मुझको भी और जितेंद्र जी को भी। हाँ, धोखा ही एक आदमी ने दिया है, एक आदमी ने कईयों को धोखा दिया। चलो तुम्हारा तो ये है कि सबसे बड़े धोखेबाज को धोखा मिल जाए तो कोई बात नहीं, सब बराबर हो जाता। धोखेबाज हो तो तुम कहानियां बता देंगे तो सबके पोल नहीं खुल जाएगी। देखो हमारे सबसे छोटा जो खिलाड़ी है अनमोल बाली, पीयूष को लगा कि उनको कहेंगे सबसे छोटा खिलाड़ी, क्योंकि कई इनको सिंगल मिंगल वाले प्रपोजल आ गए भाई, शादी वादी के रिश्ते चले आ रहे हैं यहाँ रिपोर्टर्स अफेयर में। अनमोल तुम पीछे छूटे चले जा रहे हो भाई। मैं पीछे नहीं, मैं टीएमसी वालों को चेस कर रहा था प्रपोजल में। वो पीयूष भाई रखे मेरे हाथ जुड़ गए। अच्छा तुम नतमस्तक कर रहे हो पीयूष की ब्रांडिंग पे। अनमोल भाई बिना प्रपोजल के ये हमारी टीम के ही मैन है। ये जो है ना, ये जब बोलते हैं ना, तो आप इनकी स्टाइल देखिएगा अभी इसके आगे जब बोलेंगे। नहीं ये इनका दूसरी बार ये आ रहे हैं, और पिछली बार भी क्या होता है कि वो क्या छोले कुलचे की बात कर ली थी ना, छोले कुलचे राजमा चावल, तो पंजाब से आए तो राजमा चावल का जिक्र ना, इसी पे आधे लोग बहुत खुश हो गए थे। अनमोल को जरूर दोबारा बुलाइए। तो चलो अनमोल तुम्हारी क्या रीडिंग है भाई, ये जो हम लोग कहानी सुना रहे, तुम कहाँ गमला पोस्टिंग पे थे? तृणमूल कांग्रेस वालों को मैं चेस कर रहा था। संडे का दिन था और भूपेंद्र यादव के घर मीटिंग रखी गई थी। सबसे पहला मेंबर पार्लियामेंट आप गैस कीजिए कौन होगा जो उनके घर पहुंचा संडे की मीटिंग? सियोनी घोष। अच्छा। एयरपोर्ट से लेकर उनको यहाँ तक मीडिया चेस कर रही थी, मीडिया बीच में नहीं उनको ढूंढ पाई, अनट्रेसेबल है। और जब वो आई, वो बड़ा मतलब दृश्य देखने वाला था। जैसे ही वो पहले एमपीज में थे जो उनके घर घुसते हैं, वो अपनी गाड़ी अंदर ले जाते हैं तो सब मीडिया वाले घेर लेते हैं, आगे से कैमरा, पीछे से कैमरा, दाएं से कैमरा, और बड़े स्टाइल से सियोनी घोष अपना शीशा खोलती हैं, शक्ल दिखाती हैं और शीशा बंद करके अंदर काइंड ऑफ अपनी प्रेजेंट लगवा रहे हैं। मैं पहुंची हूँ, मैं हूँ, और सबसे पहले एमपीज में वो थी। फिर बाद में जब देखा जाता है शाम को सब ओम बिरला जी के घर पहुंचते हैं, लेटर लिखते हैं, एनसीपीआई में मर्ज करते हैं। एकदम सरप्राइज खबर पीयूष भाई ने डाली थी, सबके लिए सरप्राइज था। इवन मैं बंग भवन में था, बहुत से बंगाली रिपोर्टर सरप्राइज हो गए। अच्छा। जो बड़े बड़े वहां न्यूज़पेपर और चैनल्स के, इवन उनको जब हमने टीवी वालों ने बताया कि एनसीपीआई क्या चीज है भाई, आप बताइए हमें क्या है। इवन वो शुरू हो गए एआई पे देखना, गूगल पे देखना, एनसीपीआई क्या चीज है, को आए। हाँ, क्या चीज। तो चलिए तृणमूल की कहानी और उस पे एक बहुत बड़ी खबर है जो अनमोल हमें बाद में बताएंगे, क्योंकि शिवसेना पर चर्चा हो रही है यूबीटी पर। तो सुबह आपने अभी संजय राउत से बात भी किया, क्या ऐसी सीक्रेट चीज बताइए? क्या बता उन्होंने अंदर? अब देखिए आपने नाम सर का ले लिया है तो हम बता दें कि वो ऐसी सीक्रेट चीज है जो मतलब पूरी सबको पता होगी। राउत साहब ने ये बोला कि आपको मौसमी मालूम नहीं है कि जो 6 गए हैं और वो रो रहे हैं कि कांग्रेस से मर्जर हो जाता, यही बोला है ना उन्होंने कि कांग्रेस से मर्जर हो जाता। तो उनका ये कहना है कि इनमें से 6 में से तो 5 पहले कांग्रेस में ही थे। अच्छा, तो ये तो बड़ा खुलासा है। ये सारे सिर्फ एक ऑथेंटिक शिव सैनिक है, इनमें से 6 में से 5 कांग्रेस में ही थे। तो अब वो इस बात का रोना रो रहे हैं कि ये मर्जर हो जाएगा, तो ये तो मतलब बात बेईमानी हो गई। और उन्होंने ये भी साफ संकेत दे दिया और आने वाले समय में नजर आएगा। अभी तक वो 6 कहीं पब्लिक में नजर नहीं आया, ठीक है, 6 सांसद नहीं आए। तो वो सारे उन शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता उनके घरों के बाहर धरना दे रहे हैं और कह रहे हैं जैसे ही
ये मौका हमें मिलेगा, हम इनको इस बार संजय राउत ने भी बोल दिया ना, मतलब हम उनसे बोल रहे थे सर आप गाली दे रहे हैं तो गाली हटा देनी चाहिए। कहते कहाँ गाली दी है? कहते सर दिए हैं, आप तो एडिट भी नहीं करवाने दे रहे हैं। तो बोले नहीं क्या एडिट, गाली थोड़ी है, जो उन्होंने काम किया है। तो हमने कहा आप एडिट भी नहीं करवा रहे हैं। कहते हैं नहीं, इनको छोड़ा नहीं जाएगा, जहाँ पे भी होंगे इनको ढूंढ के इनको पूरी तरीके से इनकी खातिरदारी होगी और उनको नोटिस दे दिया गया है। हाँ ऐश्वर्या कुछ चुन चुन के, वो जो पुरानी कहावत है ना, चुन चुन के मारेंगे, वो वाला है। और ये जो संजय राउत कह रहे हैं, उस दिन भी यही उनका एटीट्यूड था कि नहीं एडिट होगा, ये जाना चाहिए, उनके कानों तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए जो हम एज शिवसेना बोल रहे हैं। लेकिन ये जो आप 26 में देख रहे हैं ना, ये 24 में भी एक बार ऐसे बातचीत हुई थी, और ये बातचीत डायरेक्ट उद्धव ठाकरे जी से हुई थी। लोकसभा के अंदर बहुत अच्छा किया था ऑपोजिशन पार्टीज़ ने महाराष्ट्र में। तो विधानसभा इलेक्शन से पहले बातचीत थोड़ी सी बीजेपी और उद्धव ठाकरे जी के बीच के अंदर हुई थी। उसमें यही था कि भाई आपके 9 MPs हैं, तो क्या आप साथ में आना चाहेंगे, क्या आप हाथ मिलाना चाहेंगे। जो नेक्स्ट डेट थी मीटिंग की, उस डेट पे महाराष्ट्र के इलेक्शन अनाउंस हो गए, तो वो बातचीत जो है वो आगे नहीं बढ़ पाई। वरना 24 में भी कोशिश की गई थी और बातचीत दोनों तरफ से चल रही थी कि क्या किसी तरीके से हाथ मिलाया जा सकता है। तो आप जो 26 में देख रहे हैं वो एक्चुअली उसकी शुरुआत 2 साल पहले से हो गई थी। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो आपको ही होगा वो है एकनाथ शिंदे जी का ग्रुप, क्योंकि अब ये उनके साथ मिलेंगे तो उनके MPs की संख्या हो जाएगी 13, विच मीन्स महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ा आप कोई एलाय अगर एनडीए का होगा तो वो बनेगा एकनाथ शिंदे जी का गुट। लेकिन आज जो दुख है संजय राउत जी का, वो आज का नहीं है, वो 2-3-4 दिन पुराना दुख है। जब ये खबरें सारी आई ना कि वो यूबीटी के कुछ सांसद जो हैं वो दिल्ली आ रहे हैं एकनाथ शिंदे जी से मुलाकात करेंगे, तो मैं पहुंचा संजय राउत जी के यहाँ पे सुबह। वो जनरली सुबह 9:30 बजे के आसपास मीडिया से बात करते हैं। तो उन्होंने मराठी चैनल से बात की और उसके बाद मैं खड़ा हो गया अपना यहाँ इंटरव्यू करने के लिए। मैंने पहला प्रश्न उनसे पूछा, सर आपको लग रहा है कि जून 2022 में जैसी बगावत हुई थी वैसी बगावत दोबारा आपके साथ हो सकती है, जैसे हुआ अभी टीएमसी में वैसा आपके साथ हो सकता है? तो पहले तो हंसे। ये टीएमसी वाले हमें क्या बोलेंगे, ये टीएमसी वाले हमको मिलते थे संसद भवन में। अच्छा, ये टीएमसी वाले हमको बोलते थे अरे तुम्हारे भाग गए, अरे तुमने मार्गदर्शन नहीं दिया। मैं पूछता हूं तुम्हारे कहाँ भाग गए? तुमने मार्गदर्शन क्यों नहीं दिया? हाँ, हमारा बहुत मजाक उड़ाते थे, आज देखो तुम्हारे भाग गए। अरे हमारे जो है उन्होंने तो कसम खाई है, देखो बचते हैं तो ठीक है, नहीं बचते तो ठीक है, देखा जाएगा जो होगा। तमाम भगवानों का नाम ले लिया, तमाम भगवानों का नाम लिया, तमाम जो है उन्होंने कस्में खाई हैं सभी सांसदों ने, ये संजय राउत ने बोले। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे एक चीज़ और आप समझिए मैम, कि जब एक सांसद भरी सभा में जर्नलिस्ट इतने खड़े हैं, सब महिला जर्नलिस्ट खड़ी हैं, और वहाँ पर आप इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं ओपनली, मतलब हम ये कभी भी ये एथिक्स कहते ही नहीं है कि आप एक नेता हैं। नेता का काम क्या होता है? प्रजा की, जनता की बात सुनना, उसके ऊपर एक्ट करना। लेकिन संजय राउत इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सोचिए वो ऑन कैमरा लाइव टीवी पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जब ऑफ कैमरा और जब मीटिंग्स होती होंगी उसमें किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? मैंने प्रताप राव जाधव का इंटरव्यू किया था, जो केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने मुझे बताया कि ये जितने भी सांसद हैं उद्धव ठाकरे के, वो सारे के सारे केंद्रीय नेतृत्व से बहुत नाराज हैं, और यही कारण है कि ये लोग इधर आना चाहते हैं, हमसे बात करना। कौन पार्टी में? प्रताप राव जाधव एकनाथ शिंदे की पार्टी के सांसद हैं। संजय राउत की तारीफ करेंगे? नहीं, तारीफ नहीं, लेकिन उन्होंने बताया ना कि क्या कारण है, क्यों। भैया उनका वर्जन है ना। लेकिन आप ये सोचिए ना कि ये क्या बिहेवियर है। आप मीडिया के सामने जब उनके लिए इतना आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ऑफ कैमरा और जब मीटिंग्स होती होंगी उसमें क्या करते हो? तो बिहेवियर ये भी नहीं है ना कि 6 सांसद जो एक पार्टी सिंबल से चुने गए हैं और इलेक्ट हुए हैं, और वो जो है 2/3 नंबर जुटा के वो चले जाते हैं, ताकि उनकी, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जनता के बीच ये सवाल उठ रहा है कि आप अगर एक दल से चुनाव, मैं कह रही हूँ रैंडमली, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी दल हो, शिवसेना, यूबीटी हो, एकनाथ शिंदे, आप एक पार्टी से अगर चुनाव लड़ते हैं, वोट मांगते हैं, दूसरे नेताओं को गरियाते हैं, उद्धव ठाकरे के साथ थे या आप अमित शाह के साथ थे, बीजेपी के साथ थे, आप अगर पार्टी बदल रहे हैं तो आप रिजाइन कीजिए।
आपने मैंडेट दूसरी पार्टी से लिया था कि अंडर लिया था, आप रिजाइन कीजिए अपनी संसदी से और उसके बाद आप जो है अपना ये पार्टी बदलिए, ज्वाइन कीजिए, टिकट मांगिए, जो करिए। मतलब एक एथिकल क्वेश्चन उठता है ना कि आज आप रात को टीएमसी में, दूसरे दिन आप एनसीपी आए, कौन सी नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया बन गई। पार्टियां टूट रही है ना, इसी बीच में मैं एक बहुत वरिष्ठ नेता के साथ बैठा था, नाम नहीं ले सकता उनका। मैंने उनसे पूछा कि सर ये बताइए, बीजेपी के, मैंने पूछा कि सर ये बताइए, टीएमसी टूट गई, शिवसेना टूट रही है, इससे पहले और भी कई सांसद अलग अलग पार्टियों को टूट चुके, आपका कोई नेता आपको छोड़ के क्यों नहीं जाता, बीजेपी क्यों नहीं टूटती। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, मतलब ये बात समझने और सीखने वाली बात। उन्होंने ये बात बोला, बीजेपी वो पार्टी है जो उसके जो सांसद हैं, उसके सांसद अपने नेता को नेता मानते हैं। यहां पर जो नेता है वो सांसदों की वजह से, लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं वहां पर क्या होता है, उनको लगता है कि हम हैं तो हमारा नेता है, हमारी वजह से ये पार्टी खड़ी है। यहां पर अगर मेरी जो पार्टी बीजेपी नहीं हो ना, तो मेरी कोई औकात नहीं है। पीयूष, तुम्हारी बीट बदलने की जरूरत है, 2-3 और पार्टी तुम कवर कर लो। बताऊंगा कि नेता की जो सोच अब कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जैसी हो गई, जहां वो देखेगा अच्छा अप्रेजल मिल रहा है, पावर मिल रही है, वेरी फ्रैंक विद यू, वो कॉर्पोरेट मुलाजिम की तरह देख रहा है कंपनी चढ़ रही है, कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी आ रही है, कंपनी में अच्छे इन्वेस्टर हैं, तो अपनी कंपनी को बदल लेगा। आज के समय एक पॉलिटिशियन की सोच एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जैसी हो चुकी है। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप एक पॉलिटिशियन की साइकोलॉजी समझो, जो 3-4 हम ट्रेंड देख चुके शिवसेना में, एनसीपी में, नेताओं में भी आम आदमी पार्टी में, दूरदृष्टि वाली संजय वाली बात हो गई। तो सब संजय पाटिल वाली, संजय सिंह वाली नहीं आप देखिए। नहीं, पर एक मिनट, अनमोल की बात के बाद जितेंद्र भाई के पास आएंगे। अनमोल जो जेनजी वाली बात उन्होंने कर दी है, और जेनजी नहीं मतलब सैद्धांतिक रूप से जो अभी घट रहा है, जो सिनेमा चल रहा है, किरदार बदलते जा रहे हैं, नाटक वही पुराना चल रहा है, वो कहीं ना कहीं जितेंद्र भाई आपको लगता है। अच्छा, दूसरा इसी में जिक्र होना चाहिए हर्षवर्धन पाटिल का। हर्षवर्धन पाटिल जो है कांग्रेस में मंत्री रहे महाराष्ट्र सरकार में, और 2019 में वो छोड़ दिए, बीजेपी चले गए। 2021 में वो एक रैली में है, वो रैली संबोधित कर रहे हैं, तो कहते हैं लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आप क्यों छोड़ दिए अपनी पार्टी, कांग्रेस क्यों छोड़ दिया। तो हम बोले कि क्योंकि ईडी हमारे चौखट पे खड़ी थी, फोन बहुत आते थे, और अब मैं रात को चैन की नींद सोता हूँ, कोई टेंशन नहीं है मुझे कि कौन खड़ा है दरवाजे पे और फोन कर रहा है, और कौन डरा रहा है, कौन धमका रहा है। तो वो तो ये सार्वजनिक रूप से बोल ही दिए। संजय राउत भी यही बात कह रहे थे कि देखिए ना, ईडी है, पैसा है, प्रलोभन है। एक सांसद हैं जिनके फादर का मर्डर हो गया, ठीक है, उनके फादर का मर्डर, उनने आरोप लगाया कि उनका वर्डिक्ट आना है, फादर का मर्डर हुआ और आरोप लगा उनके फैमिली में ही, उनके चाचा वाचा किसी पे, तो वो वर्डिक्ट आना है। तो वो उसको मतलब कि अब बताइए ना कि इस तरह की सेंसिटिव चीज के लिए आश्वासन उनको दिया गया। अब ये उनका आरोप है। ये हकीकत है कि सिर्फ राजा भाऊ वाजे अकेले हैं, क्योंकि अरविंद सावंत और अनिल देसाई तो कहीं नहीं जाने वाले थे। जितेंद्र भाई, राजा भाऊ वाजे की क्या कहानी, रो भी रहे थे वो, आप मिले थे ना उनसे? उनको देखा मैंने पार्लियामेंट के अंदर जब आ रहे थे, तो उन अलग गाड़ी में आए थे सिंगल, बाकी 2 लोग तो एक साथ आए थे। तो देखा राजा भाऊ वाजे जब पहुंचे, तो उस समय तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। वापस आते समय काफ़ी उदास थे, और ये भी पता चला कि अंदर जब संजय राउत और उनकी बातचीत हो रही थी, तो चेहरे से काफ़ी उनको मतलब ऐसा दिख रहा था कि दुखी थे, और बहुत स्थिति उनकी ख़राब थी। तो जब निकले, अभी आज तो वो पहुँचे हुए हैं, महाराष्ट्र पहुँचे हैं, वहाँ भी रिपोर्टर्स जब पूछ रहे थे तो उन्होंने बताया कि हम तो इंटैक्ट हैं, हम इसी पार्टी में रहेंगे, हमको कहीं नहीं जाना है। तो राजा भाऊ वाजे लगातार शुरू से ही उनका मैंने देखा। बाकी के जो सांसद हैं, सभी सांसदों को, जो बागी सांसद थे, सबको फ़ोन लगा करके हमने कल ही ट्राई कर लिया, सबके फ़ोन स्विच ऑफ बताए जा रहे हैं, और बताया जा रहा है किसी सीक्रेट लोकेशन में। अब वो हरियाणा राजस्थान बॉर्डर की कोई जगह हो सकती है। अच्छा। ये भी जानकारी पता चली है। सुन लीजिए जितेंद्र, जो आईबी कवर करते हैं, ये भी पता चला है कि सब लोग एक ही जगह हैं, और एक साथ 20 तारीख को वो लोग स्पीकर के सामने फिजिकली
पेश होंगे। आज का दिन पहले चूज किया जा रहा था, लेकिन आज लोगों ने ये सोचा कि आज क्योंकि बड़ा प्रोग्राम है महाराष्ट्र में, तो इस वजह से नहीं आना है। 20 तारीख को लोग आ सकते हैं, तो इस तरीके की जानकारी मिल रही है। और वो लोग दिल्ली में ही थे, फ़ोन सबके स्विच ऑफ हैं। बहुत सारे लोगों ने जो फ़ोन रख रखे हैं, उनको अगर अनवांटेड कॉल आती है तो ऑलरेडी वो बताता है कि नेटवर्क बिजी है। अभी देख और लेते ये हैं। है, एक बार ट्राई करके पीयूष देखे। प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग, ट्रायल मोड। लगातार सारे फोनों पे हम दोनों को पछाड़ दिए। संजय पाटिल, राजा बाबू आज हम भी लगा रहे, ये भी लगा रहे, ये भी लगा। अब जो 6 सांसद हैं उनमें से बिना नाम लिए एक सांसद है, उनको कॉल करते हैं। हाँ। और देखते हैं कि क्या वो बात करेंगे या उनका फोन लगता है क्या है। तो मैं उनको फोन लगाता हूँ। ओए, फोन लग गया। पूछे। हेलो, पीयूष बोल रहा हूँ आज तक से। हेलो, बोलिए। जी मैं पीयूष बोल रहा हूँ आज तक से। मिलके बात करते भाई साहब। हाँ, आप कौन? आप उनके पीए बोल रहे हैं? आप फोन काट दिया उन्होंने। एक बार दोबारा लगाते हैं। हेलो, सर मैं पीयूष बोल रहा हूँ आज तक से। हाँ मैं उन्होंने बोला आपको मिलके बात करते। आप कहाँ पर हैं अभी? फोन काट दिया उन्होंने। वो कह रहे मिलके बात करते हैं। जाहिर तौर पे कोई भी मतलब कि अब जो है ना गोपनीयता सबसे ज्यादा बड़ा तुरुप का इक्का है, वरना पता चला शिवसेना यूबीटी के और आप लोकेशन पूछ रहे हो जिसकी खोज मैंने निकाल ली है। आपने निकाली, लेकिन आपने सोचिए कि जिनके फोन स्विच ऑफ थे फोन अब ऑन हो गए। फोन हो गए। फोन ऑन हो गई ना, पार्लियामेंट्री मीटिंग हो धीरे-धीरे। गई। अब स्थिति एकदम स्पष्ट है, गंगा के जैसे एकदम साफ है अब कि हम उस तरफ जा चुके हैं। तो अच्छा ऐश्वर्या, आप ही बताइए कि हम लोग शिवसेना की बात कर रहे थे, 6 यहाँ से आ गए, तृणमूल के 26 हो गए। किस तरह से, क्या अंदर की कहानी है सरकार के भीतर? किसकी पीठ थपथपाई जा रही है इसको लेके? देखिए, और बीजेपी महाराष्ट्र में डायनेमिक्स बदले हैं क्या? क्योंकि शिंदे का कद और उठ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उनका कद। और देखिए, बट इसमें मैंने आपको बताया था ना कि एक मौका उद्धव ठाकरे जी को दिया गया था 24 के अंदर। लोकसभा इलेक्शन हो गया, बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। विधानसभा लोकसभा में 6 महीने का गैप था, तो उनको बोला गया था कि किसी तरीके से आप आना चाहें। तो ये कार्रवाई जो है तब शुरू हो गई थी, लेकिन सब लोग मान नहीं रहे थे। 2/3 इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2/3 में एक क्लॉज और है मौसमी। आप देखना, जो ये उद्धव ग्रुप अब जाएगा उस रास्ते पर, जो जितनी मेरी बातचीत हुई है, लॉ ये कहता है कि जब आप किसी के साथ मर्ज करते हैं तो सिर्फ 2/3 MPs नहीं मर्ज करते, आपका ऑर्गेनाइजेशन भी मर्ज करना चाहिए। टीएमसी में तो उन्होंने भंग कर दिया अपना ऑर्गेनाइजेशन एक दिन पहले, तो टीएमसी तो इसको लेके कोर्ट चली गई। इनका ऑर्गेनाइजेशन अभी भी खड़ा है, शिवसेना यूबीटी का। तो अब इसके ऊपर लीगल लड़ाई होगी और देखना आप, ये कोर्ट जाएगा ही जाएगा मामला। और यही कॉन्फिडेंस जो है, जो संजय राउत जी को था कि हमारे कहीं नहीं जाने। आपने रोने की बात कही, कई सारी पार्टीज़ और हम कई सारे कैंडिडेट्स को जानते हैं जिनके पास चुनाव लड़ने का पैसा नहीं होता, तो पार्टी आपको पैसा देती है, आप चुनाव लड़िए। कुछ सांसद जो यहाँ पे थे उनको यूबीटी ने पैसा दिया था। उद्धव ठाकरे जी और बाकी जो उनके सीनियर लीडरशिप थी, उन्होंने बताया था कि आप इस तरीके से चुनाव लड़िए। जब उन्होंने ये बात बोली प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत जी ने, तब इमोशनल बाहर निकल के आए। संजय राउत तो गुस्से में थे, वो कह रहे थे कि भाई हमने आपको पैसा भी दिया, आपको सिंबल भी दिया, और आज जब वाकई में हमें ज़रूरत है आप सामने की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। तो ये यूबीटी जो है वो अब लीगल रूट लेगी कि सिर्फ 2/3 नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन की भी बात है। टीएमसी की क्या कहानी है? क्योंकि कहते हैं ना, जैसे लीगल रूट तो ये तो प्रोसेस इज पनिशमेंट। सिंघवी का मैं देख रही थी, यहाँ वकील ये कहते हैं कि जब तक डिसीजन मेकिंग होगी तब तक, ये कहा जा रहा है कि आने वाले सत्र में, मॉनसून सत्र में, जो महिला संशोधन अधिनियम है और परिसीमन बिल, इन दोनों बिल के लिए 2/3 जो आंकड़ा है वो जुगाड़ने की पूरी कवायद हो रही है। तो टीएमसी का क्या हाल चल रहा है और क्या कहानी? टीएमसी का मैम ये हाल चाल है कि हम सब बंगा भवन पहुंचे, सुदीप बंदोपाध्याय वहां पर पहुंचे, वाइल्ड कार्ड एंट्री, मतलब वो आखिरी पजल में एक आखिरी टुकड़ा नहीं लगाया जाता सॉल्व करने के लिए, वो थे। तो उनसे मीडिया वाले हम बातचीत करते हैं, तो बड़े बुजुर्ग हैं तो अपने स्टाइल से बोलते हैं कि हम एनसीपीआई में मर्ज करेंगे। और फिर मैं सवाल करता हूँ कि सर फिर टीएमसी का क्या? अब तो टीएमसी में बोल रहे थे जाने के लिए, कहते वो हम नहीं छोड़ेंगे, वो हमारा हक है, हम उसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे और पार्लियामेंट में भी हम उसकी लड़ेंगे। तो उन्होंने साफ कर दिया कि फ्यूचर में वो क्लेम करेगा, जो बागी गुट है 20 एमपीज का, वो क्लेम जरूर करेगा। इसी बीच एक खबर ये भी निकल कर आई कि एनसीपीआई आई कहाँ से?
नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया एक वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, असम बेस्ड, एक नॉर्थ ईस्ट बेस्ड पार्टी जो है, मतलब जो त्रिपुरा के चुनाव लड़ चुकी है लास्ट, और 2 सीटों पर और 800, मतलब दोनों सीटों पर मिलाकर भी उस पार्टी के पास 800 वोट नहीं मैम ला पाए। 800 वोट नहीं ला पाए भाई। आज के समय वो सबसे बड़ी, मतलब आप लगाइए कि एनडीए अलायंस की 5th लार्जेस्ट पार्टी बन चुकी है पार्लियामेंट में 20 सांसदों के साथ। तो इसका जो मैम सारा निकला, वो 8 तारीख को जो मीटिंग हुई थी, नहीं सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगी, सेकंड हो गई नहीं टोटल में, हाँ टोटल में टोटल में सारी पार्टियों में, सारी पार्टी अच्छा में। ओके। तो उसमें मीटिंग में बात जो 8 तारीख को सबसे पहली मीटिंग हुई, जिसने सबके आईब्रोज खड़े कर दिए कि भाई ये क्या चल रहा है, इसने मतलब मोहर लगा दी कि क्या कर दिए? आईब्रोज सबके आईब्रोज खड़े कर मतलब हैरान हो गए सब, सब। तो सबको हैरान कर दिया। तो उस मीटिंग में निशिकांत दुबे वो पूरा इस मीटिंग में भी थे, जो लास्ट मीटिंग हुई ओम बिरला जी के घर जाने से पहले, और पहली वाली में भी थे। उसमें एक नाम और था, बिप्लब देब, अच्छा, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, हरियाणा के भी इंचार्ज रहे हैं। तो वहां से एनसीपीआई का आइडिया, जो हमें सूत्रों ने बताया, वहां से निकला है कि अगर कोई लीगल मुश्किल होगी, क्योंकि 10 जून को अभिषेक बनर्जी ने ओम बिरला जी को एक लेटर लिख दिया था कि ये मर्जर पॉसिबल नहीं है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये सब गलत है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता होगा कि कानूनी दावपेच में हम कहीं फंस ना जाएं, या कहीं ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लग के लंबा ना चल जाए। तो एकदम जो प्लान बी मेरे हिसाब से एनसीपीआई था, वो कार्ड इस्तेमाल किया गया। और जो हमें बताया गया सूत्रों वाले कि ये सारा आइडिया बिप्लब देब का था, वहां पर जो 8 तारीख को मीटिंग में मौजूद थे। लेकिन ये जो स्थिति हुई है मौसम मैम, इस स्थिति में पार्लियामेंट पे कितना असर पड़ेगा? मतलब आप सोचिए कि पूरा सिस्टम ही पूरा वो जज्बात बदल गए, हालात बदल गए वाली स्थिति हो जाएगी। जज्बात तो सबके बदले हुए होंगे, हालात भी बदल ही गए। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जो पिछली बार वुमेन रिजर्वेशन बिल पर वोटिंग हुई, उस टाइम प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितना था पार्लियामेंट के अंदर? 528। 2/3 मेजोरिटी कितना था? 352। तो अगर हम इसी को एग्जांपल ले लें और 528 प्रेजेंट स्ट्रेंथ का अगर 2/3 मेजोरिटी निकालें, तो वो बनता है 352, 352। पिछली बार एनडीए को वोट मिले थे 298, जो उनकी करंट स्ट्रेंथ है 293 प्लस 1 इंडिपेंडेंट, 4 वाइस आर सीट, 5 हो गए, यानी टोटल मिला के 298। अब इसी टोटल स्ट्रेंथ पर अगर दोबारा वोटिंग होती है, तो आप सोचिए एनडीए के पास कितने नंबर होने वाले? 298 प्लस 20 टीएमसी प्लस 22 डीएमके, which means the number will exceed to 340। 340 यहीं पर आ जाएंगे। कितने बचे? 12। 6 यूबीटी वाले, और हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन जो मुझे पता है सूत्रों से, एनसीपी शरद पवार के सांसद भी इस बार साथ आएंगे। शरद पवार की पार्टी के जो सांसद है, कितने सांसद है? 8 सांसद है। और अगर उनमें टूट होती है, तो उनके 2/3 भी 5 के आसपास हो जाएंगे। आप बड़ी बात कह रहे हैं कि एनसीपी शरद पवार के सांसद जी टूट सकते हैं, बिल्कुल टूट सकते हैं, बिल्कुल। जिस तरह की स्थिति इस वक्त है, और वो बातचीत पिछले काफी लंबे समय से चल भी रही है। ठीक। अब इनके सांसद अगर आते हैं, तो आपको बस कितने नंबर और चाहिए? आपको 340 प्लस 6 यूबीटी, 346। यू आर लेफ्ट विथ ओनली 6 मोर वोट्स। नहीं, वो नहीं होगा, वो होगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, 6 मोर नहीं है, क्योंकि 540 का अगर आप 2/3 देखें, एग्जांपल क्या लिया, क्योंकि हो सकता है ना 540 एग्जांपल क्या लिया मैंने? एग्जांपल लिया जो पिछली बार प्रेजेंट स्ट्रेंथ थी। पिछली बार प्रेजेंट स्ट्रेंथ थी 528 की। उस वक्त 2/3 मेजोरिटी कितनी थी? 352 की। और उसी स्ट्रेंथ पर अगर दोबारा वोटिंग हो जाए, तो फिर अभी के हालात के हिसाब से एनडीए के पास मुश्किल से 6 से 7 वोटों की और कमी है। कई सारे तृणमूल कांग्रेस के सांसद, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा का नाम सबसे बड़ा है, वो जरूर इधर आएंगे। क्यों? क्योंकि मेरी किसी से बात हुई, मैं आपको कारण भी बता रहा हूं आपको। जब इस बार शत्रुघ्न सिन्हा ने अपना समर्थन दिया था ममता बनर्जी को, उस वक्त उनको यशवंत सिन्हा ने गुमराह किया था। उस वक्त उनको यशवंत सिन्हा ने यह बताया था कि जो बागी गुट हैं, उनके पास सिर्फ 10 या 12 सांसद हैं, उनके पास उतने सांसद नहीं है कि 2/3 नंबर पहुंच जाए। तो उनको लगा कि अभी जो है मैं सेफ प्ले करता हूं, अभी मैं ममता बनर्जी के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता हूं। लेकिन उनके सुर बहुत जल्द आपको बदले हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि पूरी टीएमसी 2/3 निकल के एनसीपीआई में जा चुकी है, और सांसद जो रह गए हैं, जिनको आने का पूरा मन है, उनमें एक शत्रुघ्न सिन्हा सबसे आगे हैं।
इस पर इस पर शॉटगन आपको बोलेंगे खामोश। और इसी खामोशी के साथ हम लोग लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे तब ये चर्चा करेंगे कि अगली किसकी बारी है और यूपी में क्या घमासान मचा है। कहानी हिंदुस्तान के इकलौते किडनैपिंग केस की जिसमें प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग लिया गया। 2 बच्चों के कत्ल की वो विभत्स घटना जिसने पूरे देश को हिला दिया। ये कहानी है एक माँ की जो इंतजार करती रही कि उसके बच्चों की आवाज रेडियो पर सुनाई देगी, लेकिन रेडियो पर सुनाई दी एक मनहूस खबर। ये कहानी है उस पिता की भी जिसकी वर्दी और बैज उसके बच्चों के लिए मुसीबत बन गई। ये कहानी है उन 2 खतरनाक क्रिमिनल्स की जिनका नाम उनकी मौत के 48 साल के बाद भी नफरत के साथ लिया जाता है। ये है कहानी रंगा और बिल्ला की। देखिए पूरा एपिसोड आज तक रेडियो के YouTube पर इस शनिवार शाम 7:30 बजे स्टोरी बॉक्स में। हैप्पी बर्थडे आपने मनाया कि नहीं मनाया? अरे चाय तो ले भाई 56 ईयर ओल्ड युवा का बर्थडे है, एकदम युवा जी का बर्थडे मनाया जा रहा है। दूध से फोटो वोटो पे दर्शकों को बोल देते हैं ब्रेक के बाद स्वागत है, बात कर ली जाए अब तक 56 की। आ गए ब्रेक से? अब तक 56 अब तक 56 राहुल गांधी जो है 56 साल के पूरा हो गया उनका, और उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। बताया गया है, अनमोल बताएगा, यूथ कांग्रेस ने जॉब मेला लगाया है। हाँ मैम, बहुत पूरा बड़ा जॉब मेला चल रहा हर साल लगाते हैं वो, हर साल अच्छा। उनका मतलब 2-3 साल से मैं कितने लोगों को जॉब मिलती है? मिल जाती है, मिल जाती है जॉब। Continue कोशिश पीयूष, बहुत लोग को मिलती बहुत है। लोग मतलब आते हैं। genuine- आज सुबह का मैं अच्छा। विजुअल देख रहा था, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। ऑर्गेनाइज इनऑर्गेनाइज दोनों सेक्टरों में दे ट्राई कि बंदा एडजस्ट हो जाए, फिट हो जाए। तो हर साल का यूथ कांग्रेस का, जब मतलब श्रीनिवासन बीवी थे तब भी, और अब उदय भानु छिब है तब भी, मतलब हम तो कवर करते आ रहे हैं। और अब इसके बाद फिर जाऊंगा मैं वहां पर एक बार कवर करने ही। नहीं, आज कवर करने में जैसे बोला ये मैं इस बार फिर जाऊंगा। हमें लगा कि तुम जॉब लेने तो नहीं चले जा रहे हो। आई एम हैप्पी जहां मैं। वाराणसी की एक राहुल गांधी की तस्वीर भी बहुत वायरल हो रही है बर्थडे के दिन, जन्मदिन का। हाँ। जन्मदिन, लोग वहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने खुद ही, या उनकी जो तस्वीरें आती रही हैं, जनेऊधारी ब्राह्मण उन्होंने बोला था अपने आप को, अब तो फरसाधारी हो गए। वो जो तस्वीर है वाराणसी के घाट पर फरसा लेकर के जब भगवान राहुल परशुराम। गांधी, भगवान परशुराम हाँ। कि उसमें राहुल गांधी को दिखाया गया है। तो एक तरीके का सभी पॉलिटिकल पार्टीज आप देख रहे हो कि पीडीए की तरफ से समाजवादी पार्टी वो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, बीजेपी के नेता बटुक सम्मेलन कर रहे हैं। राहुल गांधी का जन्मदिन है तो आज वहाँ आप देखिए उत्तर प्रदेश में वाराणसी जो खास जगह है वहाँ पर फरसा लेकर के तो भगवान परशुराम की तस्वीर के साथ लोग आ रहे हैं। तो एक तरीके का पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण को लेकर के किस तरीके से वो करना है, लेकिन सभी पार्टियां लगी वो हुई जो तस्वीर है उस तस्वीर को कितने लोगों ने पकड़ा है? 9 कार्यकर्ताओं ने, उनमें से 2 उसके बाद अलावा 2 पंडित जी हैं, यानी कि 9, 2, 11 और दूध से नहलाया भी जा रहा है। 9, 2, दूध से नहलाया भी जा रहा है। लोग हैं। यही होता क्या है ना आजकल विपक्ष के साथ, सारे 9, 2, 11 हो जा रहे हैं। बताओ, पीयूष को ना हर स्टोरी में एंगल ढूंढना है विपक्ष की। ये देखिए मौसी, वैसे बट जोक भी ये चल रहा है कि थोड़े दिनों के अंदर ऐसा ना हो कि बहुत बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस वाले जो हैं वो 9, 2, 11 हो जाए। देखिए मैसेज आता है, तो मैसेज क्या आता है? एन एमिनेंट पर्सनालिटी विल ज्वाइन, जो भी पार्टी होती है। तो आता है बीजेपी में एन एमिनेंट पर्सनालिटी विल ज्वाइन बीजेपी एट XYZ टाइम, जो भी टाइम आता है। तो ये भी कई बार अब ऐसे जोक चल रहा है कि ऐसा ना हो कि ममता बनर्जी इस तरफ दिखें, उद्धव ठाकरे इस तरफ दिखें, ऐसा ना हो कि कभी राहुल गांधी जी भी ऐसे दिखने लगे। आप ये बताओ, आप बहुत समय बिता के आई हो लेकिन राहुल गांधी जी के साथ, कोटा कैसा था? क्योंकि जेनजी जो है उसके साथ काफ़ी ज़्यादा राहुल गांधी उसके बारे में बात भी करते हैं, और एक कनेक्ट जो बच्चों में दिखता है कि भाई है, क्या था वहाँ? नहीं मतलब ये कांग्रेस के लिए सर्वाइवल वाला मुझे लगता है ज़्यादा कहानी है, क्योंकि काफ़ी युवाओं के रोष को टैप करने की कोशिश सभी कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा तबका है वोट का, तो कांग्रेस को लगा मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पे इतनी नाराज़गी है, तो जो ड्राइंग रूम में राहुल गांधी मिल रहे थे युवाओं से, चाहे वो CBSE के जितने लोग हैं जिन्होंने एक्सपोज किया, सिद्धांत हो या बाकी, या नीट के जो छात्र हैं उनसे बात कर रहे थे, तो ज़रूरत
भीतर खाने ये लगी कि इसको ग्राउंड पे ले जाना होगा, बड़ा किया जाए, थोड़ा बड़ा किया जाए। और ज़्यादा ये बताएगा क्योंकि वो पूरा NSUI ने उसको किया था। मुझे बड़ा ताजुब लगा वहाँ पे मैंने जो देखा कि एक रॉकस्टार राहुल गांधी की तरह राहुल गांधी को इंट्रोड्यूस किया। पूरे वहाँ पे जो है म्यूजिक बज रही है, लाइट्स बिल्कुल जैसे कि कोई रॉकस्टार परफॉर्म करने जा रहा है। और पहले रैपर्स आए, वो रैपर्स गाना गा रहे थे। मुझे बोला किसी ने, राहुल गांधी की ही टीम से जो बड़े नेता है उन्होंने बताया कि हम लोग बोरिंग नहीं करना चाहते प्रोग्राम। तो मैंने ये भी बोला कि ये टाइम क्यों कर रहे हैं आप, क्योंकि उस समय अगर आप नीट को टारगेट कर रहे हैं तो नीट के छात्र पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बोल रहे हैं कि टाइमिंग का भी सवाल होता है कि अभी हम लोग अगर सरकार पे दबाव नहीं बनाएंगे, इतनी नाराज़गी है, अभी नहीं दबाव तो बाद में सरकार कहाँ सुन रही है, फिर 1 साल बाद होगा नीट। तो सरकार पे ये प्रेशर डालने की भी कोशिश है। और ये हम लोग आज शुरू कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसके बाद ये लोग जाएंगे प्रयागराज, उसके बाद पटना जाएंगे। पता नहीं पटना में कैसे लाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी तो तेजस्वी अलग से यूथ आइकन बनने की कोशिश में है। मैं कोशिश कह रही हूँ क्योंकि नतीजे उनके पक्ष में नहीं है। तो ये राहुल गांधी का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि राहुल गांधी को जाना था ट्रेन से। हम फ़ोन किया ऑफिस, हमने बोला कि अरे टिकट कराना पड़ेगा, जल्दी से अप्रूव कीजिए। ये वो कह रहे अरे रुको भाई, हमने कहा टिकट ही नहीं होगा। तो हमने फ़ोन किया वहाँ पे राहुल गांधी के वहाँ फ़ोन किया कि भाई कौन सी ट्रेन से जा रहे हैं। पहले था कि संपर्क क्रांति से जा रहे हैं, फिर आया जन शताब्दी से जा रहे हैं। और जन शताब्दी बिल्कुल 7 बजे लैंड करती है, मतलब पहुँचती है कोटा। तो हमने जल्दी जल्दी फ़ोन करा ट्रैवल डेस्क को कि टिकट बुक कीजिए। बोले नहीं टिकट नहीं मिल रहा, टिकट नहीं मिल रहा। वहाँ राहुल गांधी का भी टिकट वेटिंग में था। हमें बोला किसी ने, भाई आप भाई सांसद का टिकट कैसे वेटिंग पे हो जाए। हमने फ़ोन किया तो वो बोले कि वी आर सीइंग इट इज़ जन शताब्दी बट आवर टिकट इज़ वेटिंग। अच्छा, ये 1 दिन पहले की बात है। हमने कहा भाई राहुल गांधी का टिकट वेटिंग पे है तो हमारा कैसे कंफर्म हुई। तो फिर हम टिकट तो कराए, फिर हम फ़ोन लगाए जो पुराने कांग्रेसी हैं और अब हमारे MOS है रेलवेज, उनके ऑफिस में हम फ़ोन लगवाए कि उनको वो ज़रूर इंश्योर करेंगे कि पत्रकार जाके कोटा में फुल करें। तो हमने बोला रवनीत बिट्टू साहब के हमने फ़ोन लगाया कि हमारा टिकट कंफर्म करवा दीजिए, बहुत ज़रूरी है कवर करना। तो बोला अभी जाना है। आधे घंटे पहले की मतलब की थी, तब बात हो रही थी जन शताब्दी 12:30 बजे चलती। तो वो तैयार थे कि 1.5 घंटे में अगर कंफर्म होना है तो बताइए अभी कर दे। हम कहें आज नहीं जाना है, कल जाना है जन शताब्दी से। तो रवनीत बिट्टू देखे ना, तो टिकट वेटिंग। और फिर ये हुआ कि भाई पुरानी रंजिश, कहीं ट्रेन को लेट ना कर दे पहुंचते पहुंचते कोटा। फिर ये हुआ कि अब आपने इन्फॉर्म कर दिया ना उनको उनके कान में बात डाल दी। उन्होंने तो बोला अपने क्यों जाना है, हमने कहा 12:30 हाँ, हमने कहा 12:30 बजे जाना है, टिकट कंफर्म कर दिया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आपका करते हैं। बाद में पता चला वो राहुल गांधी का ही प्रोग्राम कैंसिल हो गया ट्रेन से। राहुल गांधी खुद स्पेशल फ्लाइट से गए। और मुझे किसी ने बोला कि मौसमी सरकार ऑब्स्ट्रक्शन डाल देती, पूरी हल्ला हो गया राजस्थान में कि ट्रेन ही लेट पहुंचेगी। 7 बजे पहुंचना है, राहुल गांधी का कार्यक्रम 7:30 बजे। तो हल्ला हो गया कि राहुल गांधी ने इसलिए कैंसिल किया कि कहीं ट्रेन 9 बजे पहुंचे, सारे छात्र चले जाए। तो वो स्पेशल फ्लाइट से गए, वापस ट्रेन से गए पर स्पेशल फ्लाइट से पहुंचे और रॉकस्टार की तरह वहाँ पहुंचे। और शर्ट से, अब आप देखिए टी-शर्ट से राहुल शर्ट पे आ गए। क्यों अनमोल? कांग्रेस के लिए मैम इस समय जो बड़ा चैलेंज ये है कि युवाओं में पेनिट्रेट करना, युवा जेनजी बोल दीजिए आप। उसका रीज़न ये है कि सबसे बड़ा कि ये आने वाले वोटर्स भी बनेंगे, ये आने वाले वोटर भी हैं इस समय बहुत से, और कंसोलिडेट आप कर सकते हो। जैसे मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने महिलाओं को कंसोलिडेट कर दिया। मेघना देसाई एक बहुत लिखते थे इंडियन एक्सप्रेस में, तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। तो उन्होंने पूछा था कि इंडिया में सबसे बड़ी माइनॉरिटी क्या है। तो ज़्यादातर लोग बोलते मुस्लिम, पर नहीं, सबसे बड़ी माइनॉरिटी औरतें हैं, लेडीज हैं, फीमेल। 49% जिनका वोट बैंक है। तो वैसे ही कांग्रेस पार्टी का इस समय जो दिमाग चल रहा है, वही चाहते हैं कि जैसे बीजेपी ने एक वर्ग को कंसोलिडेट किया, हम भी ऐसे एक वर्ग को कंसोलिडेट करें, वो है युवा। नीट को लेके मैम नाराजगी है। 22 लाख छात्र है, 22 लाख छात्रों के साथ करोड़ों लोग हैं जो उनके परिवार वाले हैं। लास्ट टाइम भी हमने नीट यूजी को लेकर बात की थी।
सरकार बैकफुट पर है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में भी हम अफसरों से बात करते हैं, वो भी जानते हैं, वो मानते हैं खुद, मतलब ऑफ द रिकॉर्ड वो गलती हुई है। मैं आपको बताता हूँ, अभी मैंने परसों फोन किया इंटरव्यू के लिए, तो कहते हम नहीं इंटरव्यू दे सकते यार, 100 घंटे ही बाकी रह गए, समझा करो, हम पर बहुत प्रेशर, फोन काट दिया। हाँ, फोन काट दिया। मतलब कहीं ना कहीं वो भी प्रेशराइज हैं और कांग्रेस भी जानती है कि इस मुद्दे को गर्म करना है, पर जो उन्होंने तारीख रखी मेरे हिसाब से बड़ी गलत रखी कोटा को लेकर। नीट का पेपर है, 4-5 दिन का ही वक्त बाकी रह गया, अब वो जेन्युइन कैंडिडेट तो निकल कर आएगा ही नहीं ना मैम। जो 21 को अपीयर करेगा री नीट के लिए 21 जून को, वो तो घर बैठा तैयारी करा। इवन कि मैं कोचिंग संस्थानों से बात करता हूँ, बच्चे 2-3 हफ्ते पहले कोचिंग जाना भी छोड़ देते हैं कि कोचिंग आने जाने में भी टाइम वेस्ट होगा हमारा, तो हम घर बैठ के सेल्फ स्टडी करेंगे, अपने जो नोट्स हैं वो पढ़ेंगे, अपने जो क्वेश्चन सैंपल पेपर है वो सॉल्व करेंगे। तो कहीं ना कहीं उस टाइमिंग को लेकर मुझे लगता है गलत है। पर हाँ, जो कांग्रेस ने मुहिम उठाई है वो पार्टी के हिसाब से ठीक हो सकती है, युवाओं में पेनिट्रेट करने के लिए ठीक हो सकती है, पर अब सब डिपेंड करता है कि 21 जून को जो री नीट का पेपर वो कितना सफल होता है। क्योंकि पहली बार हुआ है कि आर्मी से लेकर एयरफोर्स तक को रोप इन कर लिया गया, जैसे चाइना में गाँव का होता है ग्रेजुएशन के लिए, तो कहीं ना कहीं उस जैसा हिसाब किताब इंडियन गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करी, पर वो तो 21 के बाद ही पता लगा कितना सफल होते हैं। नहीं, पर ये देखिए पीयूष, आप बताइए कि क्या आपको लगता है, क्योंकि राहुल गांधी और युवा, मतलब राहुल गांधी लगातार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि ये सरकार के ऊपर प्रेशर एक डाल रहा है? क्योंकि चर्चा ये जोरों पर थी कि राहुल गांधी कोटा जा रहे हैं और कोटा के सांसद है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। तो हम अशोक गहलोत साहब से बात कर रहे थे। इंटरेस्टिंग ये है कि अशोक गहलोत कोने में उस मैदान में जो दशहरा मैदान है उसमें कोने में बैठे हुए थे, तो हालांकि और मंच पे कोई भी नेता नहीं था। राहुल गांधी अकेले आए और उन्होंने बोल दिया कि भाई कोई पॉलिटिकल बात यहाँ नहीं होगी। कुछ स्टूडेंट्स ने भी कुछ पार्टी के लिए बोला या केंद्र के लिए बोला, तो राहुल गांधी ने बोल दिया। तो अशोक गहलोत से हम पूछ रहे थे कि भाई क्या है, तो कहते उन्होंने बोला कि कोटा में नेता विपक्ष आते हैं, तो भाई कोटा में बिरला साहब स्पीकर है, वो किसी पार्टी के तो है नहीं, तो बिरला साहब को स्वागत करना चाहिए था राहुल गांधी का। और उन्होंने बड़ी बात ये कही कि भाई वो फ़ोन कर करके लोगों को कह रहे हैं कि कोचिंग सेंटर्स को कि मत भेजो छात्राओं को। तो हमने कहा सर बिरला साहब कहाँ फ़ोन करेंगे? नहीं, उनके ऑफिस से फ़ोन आ रहा है। पूरी हड़ैत में ये हल्ला हो गया है कि स्पीकर साहब जो है नहीं चाहते कि ये कार्यक्रम सफल हो। तो चलिए, राजस्थान में तो ये चला, और राजस्थान के बाद अब राहुल गांधी प्रयागराज जाएंगे, तो यूपी की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यूपी की चर्चा गरमाई हुई है। और सीधे पूछ लेते हैं, धड़ाधड़ बिल्कुल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करके आए जितेंद्र भाई। यूपी नरेश इंटरव्यू करके आए, और उसका बैकग्राउंड यह है कि समाजवादी पार्टी को लेके काफी आरोप लगाए जा रहे हैं ओपी राजभर द्वारा। नहीं, यूपी में जो एकदम से हवा चली है ओपी राजभर ने, मतलब पूर्वीय हवा जो है चलाई है, वहाँ से पूरब से हवा चली है, और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया पीले अंगौछा वाले उनके बारे में तो बहुत ज़्यादा ये चर्चा होती। खुद उन्होंने कहा कि मैं बिन पेंदी का लोटा हूँ। तो ये जब वो कहते हैं तो उनकी बातों में कितना यकीन किया जाए ये कह नहीं सकते हैं। उन्होंने 2 बार, सबसे पहले उन्होंने राम गोपाल यादव को लेकर के कहा, फिर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी टूट रही है, फिर सनातन पांडे को लेकर कहा कि बागी बलिया से जो है आवाज़ उठेगी। तो इस तरीके के वो कयास लगा रहे हैं, खुद वो भी उधर ही के हैं, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, ये सब उनका क्षेत्र आता है। अपनी पॉलिटिक्स ढूंढ रहे हैं हमेशा। उनको लगता है कभी सपा में चले जाते हैं कूद के, तो कभी बीजेपी में आ जाते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, मतलब उछलते रहते हैं। तो इस बार उन्होंने ऐसी बात कही है जिसका खंडन सभी नेताओं ने कर दिया है समाजवादी पार्टी के। आज सुबह ही हमने जो है रुचि वीरा है, उनसे हमने बातचीत किया, तो उन्होंने बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताई कि जो ओपी राजभर बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, उसमें किसी भी तरीके की सच्चाई नहीं, लेकिन एक बात बोलते बोलते उनके अंदर से निकल गई। उन्होंने कहा कि पीडीए को लेकर के जो मीटिंग मुरादाबाद में बुलाई गई थी उसमें हमको न्योता नहीं दिया गया, हम इस वजह से नाराज। तो उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर जो है एक तरीके की गुटबाजी चल रही। अब एक बात उनके अंदर से निकल गई, अब कितनी दूर तक जाएगी ये देखते हैं, क्योंकि
वो सांसद हैं मुरादाबाद की, और उनको लेकर के भी राजभर ने आज सुबह सुबह एक्स पर अपनी पोस्ट डाली है और उन्होंने कहा है कि वो शुरुआत वो भी करेंगे, उनका अपमान हुआ है और उनके द्वारा, हालांकि उन्होंने सब कुछ खंडन किया है, लेकिन उनकी बातों से लग रहा था कि गुटबाजी बहुत ज़्यादा चल रही है। और अखिलेश जी को उन्होंने संपर्क किया। अब उन्होंने ये बात बोली कि अखिलेश जी को हमने 2-3 बार संपर्क किया, हमें पता चला है कि वो बाहर है, लेकिन अखिलेश जी बाहर तो है नहीं। आपने देखा कि अखिलेश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में कर रहे हैं, लोगों से मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन ये सांसद जो नाराज हैं इनसे मुलाकात नहीं किया। मैं खड़ा हुआ था रामगोपाल यादव के घर पर, जिस दिन पहली बार ओपी राजभर ने बात कही, रामगोपाल यादव के घर पर खड़ा हुआ था। पहली बार ऐसे मतलब उनको कपड़ों में रामगोपाल यादव को पैंट शर्ट बकायदे। आप ही लिया उनका इंटरव्यू? हाँ, मैंने नहीं, इंटरव्यू नहीं लिया। हाँ। रामगोपाल यादव जी जल्दी इंटरव्यू नहीं देते प्रोफेसर साहब, इंटरव्यू नहीं देते, मना कर देते हैं। जब देते लेकिन तो वायरल हो जाता। मैंने दरवाजे से देखा, एक नेता के साथ खड़े हुए थे और काफ़ी मतलब स्लिम इस समय हो गए हैं, नज़दीक से बातचीत करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने देखा कि वो एक नेता को छोड़ के आए, दूसरी नेता पहुंची है, मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा। इनको देखा मैंने, ये अंदर गई, बातचीत हुई। बातचीत करने के बाद जब बाहर निकली तो हमने पूछने की कोशिश की कि कुछ बताएंगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आज जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं यही शिकायत करने गई थी, जब अखिलेश जी नहीं मिल रहे हैं तो हमने सोचा प्रोफेसर साहब को ही अपनी बात बता दें, क्योंकि गुटबाजी बहुत ज़्यादा हो रही। तो ओपी राजभर जो कह रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हवा चल रही। अब किस लेवल की हवा चल रही, क्या हो रहा है, ये तो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता ही बताएंगे। लेकिन जब आग लगी है तभी धुआं उठता है, और वो चीज़ दिखाई पड़ रही है समाजवादी पार्टी के। ये जो कह रहे हैं ना ये कि कुछ ना कुछ अंदर खाने चल रहा है, मैं बता रही हूँ इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट चुनाव पे पड़ेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि इस बार 320-30 प्लस भी बीजेपी चली जाए। एक रीज़न जो उसका होगा ना वो ये होगा कि अंदर खाने जो फूट है, क्योंकि अब जो बीजेपी के प्रेसिडेंट बन के पंकज चौधरी जी गए हैं, MOS फाइनेंस भी हैं, तो एक बहुत बड़ी क्वालिटी जो पंकज चौधरी जी की, उनसे जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने ये बोला कि मैं गया हूँ, मैं समझ रहा हूँ इंटरनल डायनामिक्स, मनाना होगा तो एक कदम पीछे भी होंगे, और किसी को मनाना होगा तो 2 कदम पीछे भी जाएंगे, लेकिन तीसरा कदम पीछे नहीं जाएंगे। इंटरेस्टिंग। तो इसका मतलब है कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी और समाजवादी पार्टी की में जो डिफरेंस है, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि बातचीत नहीं हो रही, बीजेपी ये तैयारी कर रही है कि भाई अगर साथ लेके आना है तो थोड़ा पीछे हो जाओ, और लाना है तो हो जाओ, लेकिन ऐसी बात नहीं मानी जाएगी जो एकदम ही अनएक्सेप्टेबल हो। बट वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ थोड़ी सी स्टर्ननेस जो है, एक रीज़न अब जो आपको ये जैसे जितेंद्र जी बता रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट आपको रिजल्ट वाले दिन दिखेगा। यूपी के नतीजों, बिल्कुल 200% यूपी के नतीजों में। आप लिख के रख लो, साइन करके, पेपर में ऐसे बंद करके रख दूंगी, आपकी किताब में खोल लीजिएगा तो। भैया ऐश्वर्या ने तो बता दिया, तुम भी बता दो क्या साइन करके लिख के रखना है। तो मैं तो बड़े दोस्त है सपाई, रिपोर्टर्स अफेयर के फैन भी हैं और सबको पकड़ भी लेते हो। एक बार तो आप और मैं रिकॉर्ड करते बीच में आ गए थे ना। हाँ, तो कल ही मैंने एक सांसद को फोन किया, समाजवादी पार्टी के सांसद को। फोन बड़ा करते हो तुम? फोन बड़े कर रहे हो आज, फोन पे ही कमाल कर दे रहे हैं। अभी छोरा जो है, अभी किसी ने फोन उठा भी लिया था। तो मैंने फोन किया, मैंने बोला कि क्या सीन है सर, फोन आ गया आपको कि मेरा ही आ रहा है और भी कॉल, और भी किसी का फोन आ रहा है आपको? तो कह रहे कि देखो पीयूष भाई, सीधी सीधी बात, मुझे बना दे मुख्यमंत्री, मैं आ जाऊंगा आपके साथ। कहानी खत्म। कहानी खत्म। कहानी खत्म। मतलब कि कहानी की गुड़ गोबर कहानी है। देखिए आज के टाइम पे जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात। हाँ हाँ। लेकिन अभी की स्थिति के हिसाब से मैम आप ये भी सोचिए कि 37 सांसद है समाजवादी पार्टी के, और एक सेकंड पीयूष, तुमने ये बोला जिसकी लाठी उसी की भैंस? हाँ। और प्रोग्राम की शुरुआत में तुमने बोला था कि फलाना के नेता, फलाना पार्टी के नेता पे विश्वास है, फलाना पार्टी के नेता। अभी बता रहे हो कि जिसकी लाठी उसी की भैंस है। अब जिसकी लाठी ये देखिए, ये भी नेता बन गया बिल्कुल। ये आधे घंटे में आप देखिए पीयूष की सियासी चाल। और अभी 9-11 भी हो रहा था। अभी गुड वन। ये चक्के पे चक्का। 9-11 अगर होना है तो राजमा चावल के लिए होना है। छोले भटूरे। कोई और 9-11 होने वाला है पंजाब में, उसकी बात करेंगे, पर पीयूष कंप्लीट नहीं। जो 37 सांसद हैं और
जिस तरह का मैं इक्वेशन देखता हूँ अंदर संसद के अंदर इन समाजवादी पार्टी के सांसदों को, मुझे अभी के हिसाब से नहीं लगता कि ये लोग टूटेंगे। कई सारे ऐसे सांसद हैं जो परिवार के हैं, जो यादव परिवार से आते हैं, और कई सारे वो सांसद हैं जो इस वक्त अगर चुनाव होने वाले हैं उससे पहले तो टूटना इसलिए मुश्किल है क्योंकि वो सांसद जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, तो वो थोड़ा अलग होना अलग बात है। तो कई सारे ऐसे सांसद हैं समाजवादी पार्टी के जो यादव परिवार के हैं, कई सारे हैं जो माइनॉरिटी ग्रुप से आते हैं, कई सारे ऐसे हैं जो इस वक्त चुनाव से पहले जो है वो बीजेपी के साथ जाना थोड़ा सा अपने लिए मुश्किल खड़ी होने वाली बात जैसे समझेंगे। लेकिन अगर चुनाव में फिर से बीजेपी की सरकार आ जाती है विधानसभा के अंदर और दोबारा से बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाता है, तो इसमें कोई दौरा ही नहीं है कि सांसद भी आराम से टूट सकते हैं। मतलब समय लगेगा, अभी नहीं होगा, चुनाव के बाद आप देख सकते हैं कुछ सांसद टूटे। तोड़ने के लिए हथौड़ा चल रहा है लगातार ना, अब हथौड़ा हवा में घूम रहा है। नहीं, इसमें मेरी किसी से बात हुई थी, यूपी की राजनीति की बात करें तो देखिए आप, राम मंदिर का मसला गरमाया हुआ है और बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जिस तरीके से एक वक्त था 2024 के चुनाव में कि लग रहा था कि पूरी लहर, मतलब जिस तरीके से राम मंदिर को लेके राम मंदिर बना और जो हार्ड हिंदुत्व कार्ड है वो बीजेपी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड है, कटेंगे तो बटेंगे, और उसमें राम मंदिर की शिलाएं चोरी हो जाएं, डायमंड वाली शिलाएं चोरी हो गई, सोना चोरी हो गया, जिस तरीके की बातें आ रही हैं और उसको लेके जो चंदा है पूरा उसको लेके जो घालमेल है, तो एक नेता सपा के बोल रहे थे कि ये पूरी जनता में घर कर गया कि शिलाएं चोरी हो गई, मतलब राम मंदिर की इतने लोग ने अपने भावना से भेजा होगा और करोड़ों कुछ डायमंड वाली थी और इस तरीके से थे। तो मौसमी जी आप देखिएगा जैसे अयोध्या में हारी थी बीजेपी, इस बारी भी चुनाव जो है वो नहीं होने वाला है इस तरीके से पोलराइज्ड या ध्रुवीकरण वाला। इस बारी चुनाव मुद्दों पर होगा और उनको कह दिए कि इस बारी जात पे बटेगा, ये नहीं है कि कटेंगे तो बटेंगे वाला चलेगा ही नहीं इनका कार्ड, इस बारी जात और पात पर बटेगा। तो यूपी की कहानी मतलब खुद काफ़ी अलग है और कांग्रेस का भी आप देख लीजिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इधर भी सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस आप तो जान ही रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि हम 403 पे तैयारी कर रहे हैं, पूरे 403 पे लड़ना चाह रहे हैं। अजय राय अभी आए थे तो मंच पर बैठे हुए थे वो, और उनसे हमने सवाल पूछ लिया, वो इसी पे अजय राय और आराधना मिश्रा इसी पे आए थे पूरे राम मंदिर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। इंटरेस्टिंग है कि मतलब उन्होंने बोला कि देखिए, और अजय राय वाराणसी से आते हैं और अजय राय की छवि मुझे हमारे प्रोड्यूसर ही बता रहे थे कि अजय राय वो उस इलाके से आते हैं पूर्वांचल संकेत, तो कह रहे थे कि वहाँ पे लोग कहते हैं, मतलब उनको बताते हैं कि अगर किसी भी विधानसभा से अजय राय लड़ जाए अपने एरिया के तो वो जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी छवि जो है, एक तो वाराणसी में उन्होंने जिस तरह से पीएम साहब को टक्कर दी और अपनी भी छवि है 24/7 पॉलिटिशियन। तो तलवार लटकी हुई थी तलवार लटकी हुई थी अजय राय पे कि अजय राय को बदल दिया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी का एक पोस्ट आता है एक्स पर, अजय राय का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हुआ था तो उसको लेके, और उसके बाद ऐसा लगा कि और बताया गया कि उनको आश्वासन दे दिया गया है कि उनको कमान उत्तर प्रदेश की संभालनी है, क्योंकि अब वैसे ही चुनाव सर पे। और अगर अभी हम लोग एक बड़ी खबर फोड़ेंगे, पीयूष हमें बताएंगे, जिस पर हम लोग पंजाब के बाद आएंगे, अगर वो खबर सच है तो किसी भी पार्टी के अध्यक्ष को बदलना अब संभव नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। नहीं तो ये अजय राय जी को जो कोशिश हो रही थी बदलने की, तो ये सेंट्रल कमांड चाह रही थी, यूपी वाले चाह रहे थे, हेल्थ का रीजन था, क्या रीजन लग रहा था? देखिए कांग्रेस भी कास्ट पे, जैसे कास्ट पे चुनाव बटेगा तो कांग्रेस भी कास्ट पे चाह रही थी कि भाई हमारा दलित और ओबीसी कॉम्बिनेशन हो जाए, इंचार्ज दलित हो तो ओबीसी अध्यक्ष हो जाए। अब अजय राय भूमियार है और भूमियार का इतना ज़्यादा दबदबा बिहार में है, यूपी में नहीं। तो वो चाह रहे थे कोई और ओबीसी बना दिया जाए और एक दलित बना दिया जाए, ये कॉम्बिनेशन। राहुल गांधी का पोल प्लैंक यही है, उनको सिर्फ ओबीसी और दलित चाहिए, बाकी सब जाए साइड में, मतलब साइड बैक स्टेज पे। तो उस तरीके से कांग्रेस इसी कार्ड पे खेल रही है और अखिलेश भी इसी पीडीए कर रहे हैं। तो अब देखना ये है कि
पर पंजाब में ऑल इज नॉट वेल कांग्रेस नो में। जी ना कुछ चंगा नहीं कुछ भला नहीं पंजाब कांग्रेस में इस समय। आएगी सरकार में? ये तो वक्त बताएगा। मैं कैसे बता सकता हूँ। अभी तो 1 साल बाकी, 1 साल भी नहीं बाकी, उससे भी कम समय शायद बाकी हो। पर अभी देखा गया मैम 3 ऑब्जर्वर लगाए गए हैं, अजय माकन, मीनाक्षी नटराजन और एक और ऑब्जर्वर है, उनको भेजा गया स्पेशल पंजाब में कि जो टूटा हुआ कांग्रेस का घर है उसे जोड़ा जा सके, क्योंकि दरार इतनी है कि एक तो चीज जाती है छिप, यहाँ छिप भी नहीं रहा कुछ। अच्छा, छिप भी नहीं गया। छिप भी नहीं, मतलब कुछ छुपा ही नहीं सक रही कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस वहाँ। अच्छा, छुपती नहीं है, छिपती प्लास्टर है। लगा रहे हैं फिर भी गिर हाँ गिर रहा है, वो प्लास्टर गिर रहा है। आप POP लगाना पड़ेगा। आप हालात ये समझिए कि अभी एक मीटिंग हुई दिल्ली में, हाँ। वहां पर पंजाब में अभी लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए थे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और कमेटीज के, सॉरी। तो उस इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत हुई, 900 प्लस कुछ सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती, कांग्रेस का कुछ 300 आई थिंक के आसपास नंबर है, और वहीं देखा गया कि अकाली दल बीजेपी के अपने अपने नंबर हैं, 170 आई थिंक बीजेपी के कुछ नंबर मिले। अब उन इलेक्शंस में जो देखा गया, पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता प्रताप सिंह बाजवा, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, जो मतलब सीएम फेस खुद को कहलाते हैं, कहते हैं, वो अपनी विधानसभाओं से उनकी लोकल बॉडी हार गए, बहुत बुरी तरह हारे। और इस सब में एक विजेता निकला चरणजीत सिंह चन्नी, मुरिंडा, चमकौर साहब, मतलब मेरे आसपास के इलाके जो घर के, वहीं से चन्नी जी आते हैं, तो वो वहां पर कांग्रेस बम्पर जीत, वहां एमसी जीते उनके। तो उन्होंने कहीं ना कहीं मीटिंग में, जो हमें बताया जा रहा सूत्रों से, कि उन्होंने राजा वड़िंग के नेतृत्व पर भी सवाल बड़े खड़े किए। उसके बाद ही अब देखिए मैम ये कार्रवाई हुई। पहले लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं, कांग्रेस में सुगबुगाहट शुरू होती है, पर हाँ, लोकल बॉडीज के चुनावों के नतीजे से आप ये ट्रेंड नहीं देख सकते कि पंजाब में सीएम कौन बनेगा, क्योंकि 21 में कांग्रेस की 1100 सीट थी, आम आदमी पार्टी की तो 900 कुछ सीट है, कांग्रेस की 1100 सीट थी, पर वही आम आदमी पार्टी बम्पर जीत ले हासिल करके की 2022 के चुनावों में। पर कहीं ना कहीं उसके कारण इतनी सुगबुगाहट ये है कि मैं अगर आपको कांग्रेस के इंटरनल रिफ्ट की बात बताऊं, अभी कुछ साल पहले भरत भूषण आशू, जो पंजाब में मंत्री भी थे, वो बाय इलेक्शन में खड़े होते हैं लुधियाना से। अब वो हार जाते हैं, स्ट्रॉन्ग मैन माने जाते हैं उस सीट से, पंजाब में कैबिनेट मंत्री भी रहे कैप्टन की सरकार में। अब मैंने किसी कांग्रेस के लोकल नेता को फोन लगाया पूछने के लिए क्या चल रहा है भाई, तो उसने मुझे बोला कि ऊपर से प्रदेश कांग्रेस कमेटी से एक बड़े नेता ने सब लोकल एमसीओ को फोन किया और बोला कि ये जीतना नहीं चाहिए, और उनके हारने का मतलब एक फैक्शन का बैठना, मतलब भरत भूषण आशू और साथ ही एक जलंधर से एमएलए हैं, वो उस फैक्शन का हिस्सा है। अब समझ गए मैं किन की बात कर रहा हूं, प्रगट सिंह, वो एक फैक्शन है, वो बैठ जाएगा। पर अभी इतने फैक्शनलिज्म है कि चीज छिप ही नहीं पा रही, लोगों में नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी। तो मैम देखिए, पंजाब को लेकर कहा जाता है कि जिस दिन आप कुर्सी पर बैठते हैं उसके दूसरे दिन से ही एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो जाती है लोगों को। ये पंजाब को लेकर ट्रेंड रहा है हमेशा। पंजाब में ट्रेंड ऐसा रहा है कि अगर ऊपर कांग्रेस जीतेगी तो नीचे अकाली बीजेपी जीतेगी, अगर ऊपर बीजेपी आ जाएगी तो नीचे कांग्रेस जीत जाएगी, और अगर कुछ भी नहीं है तो एकदम आम आदमी पार्टी सरप्राइज कर दिया लोगों ने। तो ट्रेंड है पंजाब का, समझना बहुत मुश्किल रहा है। कभी लोग कहते हैं कि हर 5 साल बाद सरकार बदलती है, पर 7 से लेकर 17 तक अकाली दल बीजेपी रहा, वो ट्रेंड भी लोगों ने तोड़ कर दिखाया। तो इस बार बीजेपी बहुत जोर लगा रही है, और मेरे हिसाब से पीयूष भाई ज्यादा बेटर बताएंगे बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। पर अभी उनके वर्कर खुल के ग्राउंड पे, वेस्ट बंगाल के बाद, जो मैं भी घर गया था लास्ट वीक, 3 दिन लगा कर आया, तो मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र का थोड़ा बातचीत की लोगों से, वो दिखने लग गया है, वर्कर खुल के बीजेपी का काम करने लग गया, वो दिखने लग गया। तो देखिए, ये हमारा लास्ट सेकंड सेगमेंट है जिसमें हम चर्चा करेंगे, सारे बीट के धुरंधर यहाँ बैठे हुए हैं, तो क्या बड़ा होने वाला है या क्या घटने वाला है, या उनके पास उनके तरकश में कौन सा तीर है। तो शुरू करते हैं पीयूष से। पीयूष, फोड़ो बम। देखिए, बम भी है, तीर भी है, तरकश भी है, सारे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, पंजाब की हमने चर्चा की, यूपी की हमने चर्चा की, ये चर्चाएं क्यों हो रही हैं? वो चर्चाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि आप यहाँ अभी बैठी हैं, कुछ महीने बाद या बहुत जल्द आप या तो उत्तर प्रदेश में पाई जाएंगी, या मैं पंजाब में पाया जाऊँगा, या अनमोल पंजाब में, या मैं कुछ उत्तराखंड में, उत्तराखंड, गोवा, ऐसे कुछ राज्यों के नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो मेरे को जानकारी मिली है एक विश्वसनीय सूत्रों से, कि इस बार इन राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हैं वो पहले करा लिए जाएंगे। क्या बात कर रहे हो? दिसंबर जनवरी तक इन राज्यों के चुनाव, विधानसभा चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि फरवरी में सेंसस होना है, और ये जो अधिकारी सेंसस करते हैं उनका काम चुनाव में भी होता है, तो पहले सेंसस कराना ज़्यादा ज़रूरी है। वो एक
टाइमलाइन फिक्स्ड है, वो होना उस टाइम पर ही होगा, लेकिन चुनाव उसी वक्त क्लैश कर रहे हैं, तो चुनाव पहले करा लिए जाएंगे। ये कुछ जानकारी हमें सूत्रों से मिली है। यही बात पंजाब में एक अधिकारी ने मैम मुझे बताई। अभी मैं कुछ दिनों के लिए घर गया था। फेज 2 होगा सेंसिस का Feb 2027 में स्टार्ट। उसको लेकर ऐसे पीयूष भाई ने बोला सारी जो वर्क फोर्स है वो लग जाएगी सेंसिस में। इसी को देखते हुए पंजाब में भी अभी सुगबुगाहट है कि इलेक्शन पहले कराए जाएंगे, और उसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल गिमिक भी बनाया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो वहां पर गए, एक रैली में जाके भी उन्होंने कहीं इस मामले को गर्म करने की कोशिश की कि पंजाब में इलेक्शन जल्दी करवा दिए जाएंगे ताकि आम आदमी पार्टी को हराया जाए, जो उनका अपना पॉलिटिकल नैरेटिव था। तो कहीं ना कहीं ये चर्चा एडमिनिस्ट्रेशन कॉरिडोर्स में हर जगह है कि जो ये चुनाव होंगे जल्दी होंगे, क्योंकि फेज 2 क्लैश ना करे जो सेंसिस का है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अफसरों को भी बोल दिया गया है वहां पर, जो बड़े अधिकारी हैं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हैं और उनके साथ काम करने वाले हैं, कि आप तैयार रहिए। ये तो बड़ी बात बता रहे हैं ऐश्वर्या। क्या आपका क्या टेक है, क्योंकि सीधे गेंद आपके पाले में आती है, आपकी बीट के पाले में। मेरे बीट के सबसे पहले तो ये क्या है, ये मैं वहां पाया जाऊंगा, ये वहां ये या बाकी लोग कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, ये बस मैं पंजाब पे पाया जाऊंगा, उत्तराखंड चला जाऊंगा, मतलब तुम ही वादियां घूमोगे, बाकी सब क्या करेंगे यहाँ पे। पंजाब में कौन सी वादियां है? उत्तराखंड बोला उत्तराखंड भाई, ये नैनीताल इन्होंने पहले अपना टारगेट सेट कर लिया। तुम जाओ गर्मी में, मैं जाऊंगा अपना पहाड़ों पे। ये मुनीश की जगह अपने आप को ब्यूरो चीफ बना देगा। मैं इन सब बातों का पूर्ण तरह से खंडन करता हूँ। निंदनीय है। अब ऐश्वर्या दंडनीय भी है। दंडनीय तो माइंड आप लोग देख लीजिए, ये दंडनीय बता रहे हैं, मतलब कि हम लोग को दंड देगा ये। हम मिल के देंगे इसको। अब सब जाएगा, उत्तराखंड नहीं जाएगा, बस इसको जाने सब पंजाब चलो। खाएंगे पिएंगे, लस्सी पिएंगे, सब करेंगे। आओ चलो। आपके पास तो अपनी भैंसे भी है ना? चलो अपनी भैंसे। अरे वाह। एक है ना जो दूध है ना, वो यही काटेगा। इसको लेके निकाल लो, आप निकाल लेते हो। नहीं, ये दूध नहीं है, ऐसे नहीं। अब पर्दा नहीं खोलो ज़्यादा। एक दिन में कितना लीटर? ये तो मैं 5-6 साल हो गए, तो मुझे कुछ इतना याद नहीं। आप कितना पी लेते हो? मेरा तो कम हो गया दिल्ली आके दादा, बहुत। वैसे कितना? मैं अपर शौकीन हूँ लस्सी का। अगर मतलब मुझे मदर डेयरी की वो छाछ 10 रुपए वाली मिल जाए तो मैं 3-4 पैकेट घटा जाता हूँ एक टाइम में। 3-4 पैकेट? हाँ। और अगर सीधे मतलब मैं लैक्टोस लवर हूँ, मतलब बोल दीजिए। लैक्टोस इंटॉलरेंट होता है, मुझे नहीं पता उसका ऑपोजिट क्या होगा। लवर। आई एम लैक्टोस लवर, आई एक्सेप्ट इट। मुझे क्या लगा कि मैं लैक्टोस लेवल हूँ। नहीं, लवर। लैक्टोस लवर मतलब दूध के शौकीन है ये भाई। दूध पी के तो सितंबर में जाने की तैयारी है, पूरी तैयारी। तो ऐश्वर्या आप जिक्र कर दीजिए, ये तो कहीं आपको भेज नहीं रहे, आप ही बता दीजिए। आप इनकी बात पे विराम लगा दीजिए। है ही विराम। नहीं जाओगे सितंबर में, अपने टाइम पे ही जाओगे। तुम भी कहीं नहीं जाओगे, पहले अपने टाइम पे ही जाओगे। तो जब ये सुगबुगाहट शुरू हुई, हमारे देश में चुनाव कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन। तो मैंने अफसर को फ़ोन करके बोला कि मैं आ रही हूँ। फिर टाइम मैंने कहा बस सर मैं आ रही हूँ कि इतनी अर्जेंट न्यूज़ है। ऑफिसर्स के ऑफिस में ना मैप्स लगे होते हैं, और वो मैप्स के अंदर स्टेट्स का वो लिखा रहता है कि टेन्योर कब तक है, और ये चेंज होते रहते हैं। जैसे अभी जो 5 राज्यों के हैं, तो जिन ऑफिसर के मैं रूम में गई थी, उनके रूम में मैप था वो 5 स्टेट्स का। उसमें सबका पीरियड लिखा हुआ था, कब है इलेक्शन। मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जिस दिन इलेक्शन होना है उससे एक दिन पहले भी इलेक्शन नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन इस मामले को लेके बहुत क्लियर है, और कुछ बीजेपी में कुछ जगह भी ये बात मैंने सुनी है कि इलेक्शन पहले नहीं होगा। देखिए पॉलिटिकली भी इट डज़ नॉट मेक सेंस। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, उत्तराखंड में आपकी सरकार है, तो अगर आप इलेक्शन पहले कराते हो तो कोई पॉलिटिकल सेंस नहीं बन रहा है। तो दोनों चीज़ें 2+2 4 मेरे दिमाग में यहाँ तो हो रही हैं। वो अफसर के पास मैं गई इसीलिए थी कि सर इतनी ज़्यादा हलचल हो रही है सेंसस को लेके, तो क्या इलेक्शन जल्दी होगा? उन्होंने डेट दिखा दी मुझे कि ये याद है ना आपको? मैंने कहा याद है। कहते इसी डेट पे इलेक्शन। अब बताइए खुफिया एजेंसियां क्या कह रही हैं? जितेंद्र, आपके पास सारी एजेंसियां आप कवर करते हैं, क्या मंत्रालय के कॉरिडोर में एक अधिकारी की बहुत चर्चा हो रही है इस समय, और वो चर्चा इसलिए हो रही है कि उन्होंने 13 साल, जब वो एसपी थे और आईजी तक 13 साल उन्होंने नक्सल इलाके में उनका डिप्यूटेशन रहा है, वहीं रहे। नक्सलवाद जब खत्म हुआ उसके तुरंत बाद उनको एक बड़ा काम दिया गया है। अब किस खात्मे के लिए वो यहाँ पर आए हैं, एनआईए में उनको डेपुटेशन मिला है आईजी के तौर पर। अच्छा, क्या एक्शन होगा, क्या उनका प्लान है, सरकार उनके बारे में क्या सोच रही है,
ये बड़ी चर्चा बनी हुई है। लेकिन मणिपुर गृह को लेकर मंत्रालय के कॉरिडोर में इतनी ज्यादा चर्चा है कि ये अधिकारी, क्योंकि एक अलग तरीके के सिंघम है उनको मैंने देखा है ग्राउंड पर कि किस तरीके से वो काम करते हैं, कैसे जंगलों में बेखौफ घुस जाते थे। ठीक है, अब यहाँ दिल्ली तक उनको लाया गया है। क्या सरकार का प्लान है, ये आपको 1-2 महीने के अंदर पता चल जाएगा। मौसमी आप बताइए। तो बताओ अंदर का सारी सुइयां मेरे ऊपर घूम गई हैं तो मैं ही बता देती हूँ। देखिए, एज अ पॉलिटिकल जर्नलिस्ट मुझे लगता है बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। नज़र किस पे रखनी है, आने वाले मॉनसून सत्र में एक कयासबाजी होती है और एक होता है वाकई में उस पर काम करना। डीएमके पर बीजेपी काम कर रही है और डीएमके जब से राहुल गांधी और विजय साथ आए हैं उसके बाद से ही डीएमके पर बीजेपी लग गई है। डीएमके सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टी थी इंडिया ब्लॉक की, कांग्रेस के साथ सारथी के तौर पे अखिलेश थे, पर डीएमके तो बिल्कुल उनसे पूछना भी नहीं पड़ता था। उनके सारे अधिकारी, सारे सांसद या जो भी फ्लोर लीडर्स हैं तुरंत खरगे साहब के रूम में आ जाते थे। तो वो डायनेमिक्स बदल गई है, वो कांग्रेस को बहुत खलेगा। और इधर कांग्रेस भी लग गई है डीएमके को मनाने में। अब कैसे मानेंगे जब आपने विरोधी से हाथ मिला लिया है तमिलनाडु में, तो कैसे डीएमके मानेगा। और इसका मतलब ये है कि जो 2 बड़े बिल आने हैं, संशोधन और एक बिल आना है, उस पर ये असर डाल सकता है डीएमके को लेकर। दूसरी पार्टी जिस पर बीजेपी की नज़र है और परिमल नथानी का जीतना झारखंड से, वो इस बात का प्रमाण है कि जेएमएम भी जो है उस पे काम बीजेपी कर रही है। और जेएमएम अब एक नेता गए थे, तो मतलब कांग्रेस के नेता भी गए थे बात करने के लिए प्रणब झा के लिए। प्रणब झा चुनाव हार गए राज्यसभा के, तो वो इस बात का प्रमाण है कि जेएमएम और डीएमके 2 बड़े अलाइज कांग्रेस के चिटक सकते हैं। कांग्रेस के लिए ये अग्नि परीक्षा। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि मध्य प्रदेश में बगावत हो सकती है। जिस तरीके से दिग्विजय सिंह को लेकर जो हरीश चौधरी हैं इंचार्ज हैं वहाँ के, उनके साथ जो मनमुटाव है वो काफ़ी मतलब कि सामने आ गया। मैं भीतर खाने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन दिग्विजय सिंह ने अपने कई प्रोग्राम अभी जो पब्लिक प्रोग्राम्स हैं वो कैंसिल किए हैं, ऐसी चर्चा बहुत ज़ोरों पर है। और लगातार जिस तरीके से मध्य प्रदेश में पार्टी चल रही है उसको लेकर कुछ बड़ा विरोध या बड़ा घमासान मच सकता है। तो ये कहानियां हैं। अब सारी कहानियां सुन ली हैं, तो अब सुन लेते हैं हमारे सारे दर्शकों की और हमारे सुनने और चाहने वालों की खबर मैंने भी शेयर करनी थी। अच्छा ठीक है, सुना दो भाई, सुना दो। खबर आप भी शेयर कर। अब पीयूष कहेगा कि मुझे तो बोलने नहीं देती हैं, और अनमोल को कहते हैं हाँ सुना दो सुना। मेहमान की ज्यादा इज्जत होती है, कभी आता है। पीयूष भाई समझा करो। चाय का एक और सुनाइए। अगर मैम पंजाब में कांग्रेस चुनाव जीतती है तो दैट विल बी रियली सरप्राइजिंग फॉर पॉलिटिकल एनालिस्ट पूरे देश में, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस किसी दलित को फिर मुख्यमंत्री बना सकती है। चरणजीत चन्नी एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ, इंटरनल फैक्शनिज्म के कारण कैप्टन अमरिंदर सिंह तो गए, पर कांग्रेस ने देखा चन्नी के नाम पर या पंजाब में जो अपर कास्ट है उनमें रिफ्ट नहीं देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं अगर पंजाब में कांग्रेस आती है 2027 के चुनावों में, तो हालांकि अब कुछ सूत्र कह रहे हैं कि चन्नी से नाराज है, क्योंकि चन्नी ने एक बड़ा विवादित बयान दे दिया था कि पंजाब में जो कांग्रेस में दलितों का रिप्रेजेंटेशन है बहुत कम है। बताइए। तो कुछ अब नाम चलने लग गए पंजाब में। तो डॉक्टर अमर सिंह जो फतेहगढ़ साहिब से एमपी हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, दलित हैं, डॉक्टर रहे हैं, आईएएस रहे हैं, दिग्विजय सिंह के बड़े करीबी माने जाते हैं। फिर दीनानगर में गुरदासपुर में एक सीट है एससी, वहां से अरुणा चौधरी वुमन है, अभी भी जीती हुई आम आदमी पार्टी की वेव में भी अपनी सीट निकाल गई। तो उनका नाम भी चल रहा है कि अगर किसी दलित को पंजाब की कुर्सी सौंपी जाएगी तो ये कुछ नाम मैं आपको आज बता रहा हूं कि इन नामों पर चर्चा शुरू होगी। चन्नी का तो नाम है ही, क्योंकि वो तो रहे ही हैं, पर अगर पार्टी को लगता है कि उनकी बदजबानी या उनका जो बयान था उसके कारण कहीं ना कहीं पार्टी अगर डिप्रेस होती, तो पार्टी ने और भी पत्ते जो हैं अपने पंजाब कांग्रेस में तैयार कर लिए हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए। चन्नी की बात की उन्होंने, पिछली बार चुनाव हो रहा था तो हमारे एक सहयोगी उनका इंटरव्यू करने गए। इंटरव्यू जब शुरू हो रहा था तब उनसे पूछा, खड़े हैं चरणजीत सिंह चन्नी जी, आप ही बताइए आप कितने आश्वस्त हैं? तो मैं पूरा स्वस्थ हूं। अरे मुझको क्या होने, मैं तो पूरा स्वस्थ हूं। बड़ी वायरल, बहुत वीडियो वायरल। मैं पूछ रहा हूँ चन्नी साहब आप कितने आश्वस्त हैं? आश्वस्त, अच्छा वो मैं कितना होपफुल हूँ। तब उनको समझ आया।
नहीं ये तो है ही है, पंजाब की सियासत का रंग ही अलग होता है। और देखिए ना, आप यहाँ पे रिपोर्टर्स अफेयर में आपको अलग अलग राज्यों की सियासत के बारे में पता चला, आगे क्या होने वाला है, और पर्दे के पीछे की कहानियाँ भी पता चली। कोशिश ये होती है कि ईमानदारी से आपको सारी जो कहानियाँ हैं वो हम उनसे रूबरू कराएं, और अपनी बतकही इस तरीके से बिल्कुल बेबाक अंदाज में हम चालू रखते हैं। तो आइए अब सुन लेते हैं कमेंट्स, क्योंकि हम अपने कमेंट्स जो हमारे जो दर्शक हैं उनको बहुत तवज्जो देते हैं। तो आइए, शिव कुमार ने लिखा है, अच्छा पीयूष अपना मतलब वही सोच रहा कि थोड़ा सा मेरी तारीफ आ रही है कि नहीं। बहुत गोरे लग रहे हो तुम पीयूष, हमें पता है। तुम जब भी यहाँ आते हो उससे पहले फेशियल करा के आते हो, इसीलिए तुम लेट होते हो, डीटैन कराते हो, और तुम मैसेजेस का वेट करते हो कि पर्सनल मैसेजेस तुमको कौन कौन भेजेगा। पता है हमको ये सब। यूजुअली मैम लड़कों को नहीं बोलते हैं सर D10 करा लीजिए, स्पेशल खुद बोलते हैं कि मेरा D10 कर दीजिए। नहीं, हम प्रोड्यूसर को बोल देंगे, हमारे जो अंकित हैं, कि जितनी भी तुम्हारे प्रपोजल्स आए तुम्हारे घर पे भिजवा दिए जाए, ठीक है। मैडम को पता चल जाए, आपने बंद करा दी। हाँ, मैडम को पता चल जाएगा। शिव कुमार ने लिखा है, आई एम फ्रॉम हैदराबाद, ईच वीक आई ईगरली वेट टू वॉच दिस एपिसोड, दिस शो गिव्स मी एन ओवरव्यू ऑफ हाउ रिपोर्टर्स आर on the run all the time and how you get the news to us. Each one of you are stars and I am super impressed. Continue the good work. जो साहा कॉमर्स ने लिखा है, जो साहा कॉमर्स ने क्या लिखा है, वो प्रोफेसर है। उन्होंने लिखा है कि लेक्चर के बाद, रिसर्च स्कॉलर्स के साथ चर्चा के बाद या आंसर शीट को चेक करने के बाद जब मैं थक जाता हूँ तो थकान मिटाने के लिए मैं आपका ये कार्यक्रम ज़रूर देखता हूँ। वाह, थैंक यू सर। थैंक यू प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अजय ने लिखा है, मेरा कमेंट पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद। आपको कैसे पता था वैसे हम पढ़ने वाले हैं? लास्ट टाइम पिछले 2 एपिसोड से मौसमी मैडम को हम लोग मिस कर रहे हैं। अच्छा देखिए, हम हाजिर हैं, आप मिस कर रहे थे तो हम हाजिर हैं। कहीं थी, देश का पैसा हो। पिछले हफ्ते की राजनीतिक गहमा गहमी और भगदड़ की स्थिति का बहुत निष्पक्ष और ज्ञानवर्धक विश्लेषण आप लोगों ने किया, इसके लिए आप सभी को बधाई। अगले एपिसोड का इसी शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। देखिए भाई, हमारी गैर मौजूदगी में भी आप लोग ने काफ़ी धमाका किया हुआ है, धमाल कसे हुए हैं आप लोग भाई। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। बीजेपी फॉर यूएसए ने लिखा है, अच्छा बीजेपी फॉर यूएसए ने लिखा है, अमेरिका से देख रहा हूँ, यहाँ शुक्रवार के दोपहर के 2 बज रहे हैं, अपनों से दूर होकर भी अपनों के पास होने का एहसास है। थैंक यू शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मिथुन कुमार ने क्या लिखा है, वैसे तो आपका प्रोग्राम हर हफ्ते शनिवार को देखता हूँ, लेकिन आज फ्राइडे नाइट शिफ्ट है तो यह जल्दी देखने को मिल गया। ऐसे ही हम आपको सरप्राइज करते रहेंगे, आपके शो का हमेशा इंतज़ार रहता है। आप लोगों के किस्से, कहानियाँ, अंदर की खबरें सुनने से बहुत अच्छा लगता है। एक बात कहना चाहता हूँ कि अब पीयूष की बात को कोई हल्के में नहीं ले सकता, नहीं लेगा। और आरजी, इन हाउस आरजी ने हंसने से मना कर दिया। यह दिखाता है कि पीयूष के अच्छे दिन चल रहे हैं। मैं कई बार आप लोगों की तारीफ कर चुका हूँ, हर हफ्ते लगता है कि और क्या ही लिख दूं। तो इसलिए उत्तराखंड में ही जाऊंगा। क्योंकि मैं लिखने में इतना अच्छा तो हूँ नहीं। आपने बहुत अच्छा लिखा है, शुक्रिया मिथुन जी, आपसे ही हम हैं और कायम है, इसलिए लिखते रहिए। अमित कुमार ने लिखा है, आज का एपिसोड काफ़ी मित्रतापूर्ण और सकारात्मक रहा। उम्मीद करते हैं कि ये वाला एपिसोड भी आपको ऐसे ही लगेगा। सभी लोगों ने एक दूसरे की सराहना की। हालांकि राहुल, अमित और पीयूष के बीच जो हल्का फुल्का खींचतान, टग ऑफ वॉर चलता रहता है, वो काफ़ी दिलचस्प रहता है और पूरे एपिसोड को रोमांचक बना देता है। अच्छा, इसके अलावा पीयूष की पिछले हफ्ते की भविष्यवाणी सच साबित हुई। जैसा कि ऐश्वर्या ने आपसे कहा था कि आपको वो एस्ट्रो वाला प्रोग्राम भी ज्वाइन कर लेना चाहिए भाई। कुल मिला के ये बन गए हैं, कहते हैं ना, सियासी वैज्ञानिक जो होते हैं वो बन गए हैं। पंडित पीयूष मिश्रा, जस्ता भी, पीपीएम। ये एस्ट्रो वाला प्रोग्राम भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। कुछ भी, कुल मिला के ये एपिसोड सकारात्मक माहौल, हल्के ड्रामे और दिलचस्प मोमेंट्स के साथ अच्छा मिश्रण था। सौरभ ने क्या लिखा है, आई एम वॉचिंग फ्रॉम लागोस, नाइजीरिया। वाओ, आई लाइक दिस शो वेरी मच। आई एम वॉचिंग द लास्ट 3 months and waiting every day. Last 2 programs I missed, Mosmi ji. I'm sending Piyush to Lagos, Nigeria. वहीं से ये सारा
चुनाव कवर करेंगे आप, उत्तराखंड से नहीं। क्यों ऐश्वर्या? बिल्कुल, सहमति इसको है? वहीं भेजा जाएगा। नाइजीरिया खूबसूरत जगह है, क्यों और क्या। ऐश्वर्या सेकंड्स द प्रपोजल, वहीं पे जाओ तुम। वैसे खूबसूरत तो है नाइजीरिया की, बहुत तारीफ की थी पीएम साहब ने भी। माधव बिश्नोई ने लिखा है, धन्यवाद, मैंने पिछले शनिवार पहला ही कमेंट किया और लॉटरी ड्रामा में मेरा नाम शामिल हो गया। देखिए, हो गया माधव जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। ऐसा लगता है कि गुरु महाराज, जम्बेश्वर भगवान और आपकी टीम की कृपा दृष्टि रही कि कमेंट शामिल हो गया। वैसे मैं बहुत दिनों से आपका रिपोर्टर्स अफेयर सुनते आ रहा हूँ, आप हमारे शुभचिंतक हैं और इसलिए हम हमेशा कोशिश करेंगे कि आपका कमेंट इनकॉर्पोरेट करें। और कार्तिक जोशी ने क्या लिखा है, संजय जी पिछले एपिसोड में देर से आए पर समा बांध दिया, इसलिए इस एपिसोड से उन्होंने इतनी मनोहर और व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी की है कि आनंद आ गया। वाह, संजय जी की तो ये खासियत है। मैंने सुना, अंकित भी बहुत तारीफ कर रहे थे संजय जी की कि बहुत ही मज़ा लगाया उन्होंने। आशा करता हूँ कि संजय जी आगे से सारे एपिसोड में मौजूद रहेंगे। संजय जी छुट्टी पर है तो हमें क्षमा करिएगा, कुछ लोग छुट्टी पे गए हुए हैं और देर आने के लिए तो महारत पीयूष को हासिल है, जिसका नवी मंजिल कभी ख़त्म नहीं होता। रास्ते में हो, रास्ता नहीं ख़त्म होता और आज इसको दंड इसको देना चाहिए ना। मैंने आपको सच बता दी अंदर की कहानी, ये करा के आता है फेशियल, आप नहीं समझ रही हो, चमकने के लिए यहाँ पे। ये कुदरती क्या है कुदरती। अच्छा ठीक है, खुद अभी ये पोस्ट शो डिस्कस कर लीजिएगा आप दोनों और हिसाब बराबर कर लीजिएगा। पाठशाला जेनजी ने क्या लिखा है, चलिए जेनजी हमारे साथ जुड़ गया, तालियां तालियां तालियां। देखिए जेनजी के हम लोग खास तौर से जेनजी का ध्यान रखते हैं। आप सुनिए, ये बोरिंग पॉलिटिकल खबरें हम नहीं सुनाते आपको, जो आप 5 बार ही सुन चुके हो टीवी पर। एक बार हमारे स्कूल में हमारे गांव के लड़के, अच्छा ऐश्वर्या ने पिछली बार कुछ इस तरीके से कमेंट किया था कि कैसे दोस्त का साथ देना दुश्मनी में तब्दील हो जाता है और बहुत भारी पड़ सकता है, तो उसके लिए ऐश्वर्या हमारे पाठशाला जेनजी ने एक बहुत दिलचस्प किस्सा सुनाया। सुन लीजिए। एक बार हमारे स्कूल में हमारे गांव के लड़के का पड़ोसी गांव वाले से झगड़ा हो गया। स्कूल से हमारे गांव का रास्ता उस पड़ोसी गांव से होकर ही जाता था। पड़ोसी गांव वालों ने धमकी दी कि रास्ते से होकर निकलना तब बताएंगे। वही बताएंगे वाला मामला हो गया। अपना उस झगड़े से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन खून उबल गया कि आखिर हमारे गांव वालों की धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई, हमारे गांव वालों को धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई। उसके बाद क्या हुआ, रणनीति बनने लगी कि लौटते वक्त विपक्षियों का सामना कैसे किया जाए। ठीक है, उत्साह और उत्तेजना में छुट्टी होते ही बस्ता उठाकर अपन सबसे आगे ही निकल पड़े, विपक्षियों को घर में घुसकर मारेंगे। लेकिन जैसे ही विपक्षी गांव की आबादी करीब पहुंचकर पीछे देखा तो विपक्षियों का झुंड चला आ रहा था और अपने गांव वाले ऐसे गायब थे जैसे गधे के सर से सींग। बेचारा, दिल धड़कने लगा जैसे कि कलेजा मुंह से निकलकर राकेट के माफिक उड़ गया हो। फिर शहीदों के अंदाज में कर चले हम फिदा का भाव लेकर आगे बढ़ चले गए। कुछ अपनी रेपुटेशन कहिए या अपने पिताश्री की, किसी ने चू चपड़ नहीं की। वह दिन और आज का दिन बहुत कुछ लिया दिया, लेकिन खोखले यारों का झगड़ा अपने सिर पर मोल नहीं लिया। समझदार बच्चा है, समझदार बच्चा है और हमारे सारे जो चाहने वाले हैं वो बहुत समझदार हैं। बिल्कुल टाइम पे हमें देख लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज भी आपको हम निराश नहीं करेंगे। टाइम पर हमारा पॉडकास्ट ज़रूर देखिएगा, हमें सब्सक्राइब और लाइक करिए। जितेंद्र भाई जो हमारे आँख कान नाक सारी तरीके से खुफिया एजेंसियों पर पैनी नज़र रखते हैं। JBS, अनमोल बारी, हमारे इन हाउस AB बेबी जो है इन हाउस AB बेबी, और हमारे पीयूष मिश्रा, हमारे जो धुरंधर स्टार ऑफ रिपोर्टर्स अफेयर, और हमारी जोड़ी सीता गीता की ऐश्वर्या पालीवाल। मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया और हमारी पूरी टीम का सलाम, नमस्ते। रिपोर्टर्स ऑफ